हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस की, जो जेड 2017 में पूछे गए थे। क्वेश्चंस का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें और बाद में आप इनका वीडियो सोल्यूशन देखें। फर्स्ट एड पर नजर डालते हैं। अ पेस्टर हैड ईटन एट रेस्टोरेंट विद हिज ट्रूप ऑफ 10 एंड हिज फैमिली। It is a norm to tip the waiter, and about 20% of a waiter's salary comes from these tips. However, while paying the bill, the pastor crossed out the automatic 18% tip charge for parties of more than 8 and wrote, I give God 10%. Why do you get 18% above his signature? The chagrined waitress at the restaurant posted a photo of this on the social media. She was subsequently fired for violating company's policy on customer privacy. तो यहाँ पर सबसे पहले इशू क्या हो रहा है कि आपके कुछ नॉर्म्स हैं जिसमें आपको टिप देना होता है। एक पर्सन वहां आते हैं, जब उनकी फैमिली है जिसमें 10 मेंबर्स हैं टोटल और उनकी फैमिली है, तो ऑटोमेटिकली वो 18% का टिप जो था उन्होंने उसको कट किया। चलिए कट किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कमेंट और लिख दिया। एंड वेट्रेस ने क्या किया, इस कमेंट की जो सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट कर दिया। जो रेस्टोरेंट था उन्होंने इसको फायर कर दिया। फायर करने के पीछे की वजह क्या थी? कंपनी की पॉलिसी है ऑन कस्टमर प्राइवेसी, इन्होंने इस पॉलिसी को वायलेट किया। दिस वुड हैव बीन अंडरस्टैंडेबल इफ द रेस्टोरेंट हैड नॉट पोस्टेड जस्ट 2 वीक्स अगो अ कस्टमर रिसीव्ड दैट वाज कॉम्प्लीमेंटिंग देम। अब यहां पर थोड़ा सा हिपोक्रेसी नजर आ रही है कि अगर आप कोई कस्टमर प्रेज कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तब तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई किसी तरह का नेगेटिव कंप्लेंट आया है, किसी तरह का किसी कस्टमर ने कुछ गलत किया है, तो आप उसको अगर पोस्ट करने वाले पर्सन को क्या कर रहे हैं, नौकरी से निकाल रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो रेस्टोरेंट हैं उनकी अप्रोच में फर्क नजर आ रहा है। फेवरेबल पोस्ट को अलग ढंग से लिख रहे हैं, अनफेवरेबल को वो अलग ढंग से लिख रहे हैं। सोशल मीडिया एंड सोशल एक्टिविस्ट केम हेविली अपॉन द मैनेजमेंट्स एम्बीवेलेंट स्टैंड। कहते हैं डबल है आपके स्टैंडर्ड, आप किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं। एंड देन फायरिंग ऑफ द वेट्रेस, और आपने फायरिंग भी कर दी वेट्रेस की। आप उनको पनिश करते, वहां तक तो समझ में आता, आप उनके ऊपर कोई छोटा सा एक चार्ज करते, पर फायरिंग बहुत बड़ा है। अगर इसके पहले इंसिडेंट्स कभी नहीं हुए होते या कोई ऐसा इंसिडेंट्स पास्ट में हुआ होता और उस पर्सन को भी आपने फायर कर दिया होता, तो ये समझ में आता था कि भाई इस तरह की चीजें बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन फायर करना एक इस पर्टिकुलर मैटर पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। In response, the company posted a note on their social media page defending their actions. अपने एक्शन को उन्होंने डिफेंड किया। This quickly drew over 10,000 comments. मतलब कुछ गड़बड़ तो हुआ है, वेट्रेस ने भी गलत किया है, रेस्टोरेंट ने भी गलत किया है, पर रेस्टोरेंट अपने उस एक्ट को डिफेंड कर रहा है, जबकि कुछ समय पहले उन्होंने खुद ने कोई एक रेसिप्ट को जो उनको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी उसे सोशल मीडिया पे डाला था। मोस्टली नेगेटिव कमेंट्स दे रिसीव्ड, टू विच द मैनेजमेंट स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग बाय पोस्टिंग द सेम नोट ओवर एंड ओवर अगेन। ये तो फिर अब जिद वाली बात हो गई कि अच्छा आप नेगेटिव कमेंट देंगे, हम बार बार अपना वो जो डिफेंसिव हमने नोट बनाए हैं वो बार बार आपको पोस्ट करते रहेंगे। देयर वर ऑल्सो एक्यूजेशंस ऑफ द कंपनी डिलीटिंग नेगेटिव कमेंट्स। अच्छा, जो नेगेटिव कमेंट्स आ रही हैं आप उन्हें डिलीट कर रहे हैं। अगर आप फेयर हैं तो आपको नेगेटिव कमेंट्स भी वही रहने देने चाहिए, पॉजिटिव कमेंट्स भी वही रहने देने चाहिए। डिलीट करने का मतलब है आप सेलेक्टिव हैं। एंड ब्लॉकिंग यूजर्स, अच्छा एक काम और कर रहे हैं कि वो यूजर्स को ब्लॉक कर रही है। द रेस्टोरेंट ऑल्सो एक्सपीरियंस अ साइजेबल ड्रॉप इन देयर फुटफॉल। तो जो कस्टमर है जो इनकी इस पॉलिसी से एग्री नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से कई ने यहां पर आना बंद कर दिया हो और शायद वही जो एक फुटफॉल में ड्रॉप हुआ है उसकी फॉर्म में नजर आ रहा है। तो सिचुएशन बड़ी सिंपल है कि एक जो जनरल ट्रेंड है उसके अगेंस्ट जाके किसी पर्सन ने टिप कैंसिल की, कमेंट लिखा, वेट्रेस ने वो सोशल मीडिया पे उसको डाल दिया कमेंट को। ये गलत था क्योंकि पॉलिसी है कि आप इस तरह से प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक गलती की। रेस्टोरेंट ने क्या किया, उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके वेट्रेस को फायर कर दिया, जबकि कुछ समय पहले उन्होंने खुद ने ही इस तरह का पोस्ट डाला था। तो आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। लोगों को पता चला, आपके अगेंस्ट कमेंट आने शुरू हुए, आपने अपना डिफेंड करते हुए एक नोट डाला, वापस और कमेंट आने लगे, नेगेटिव कमेंट आने लगे कि आप अपनी गलती को मान नहीं रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। तो आपने क्या करना शुरू किया, उसी नोट को बार बार उनको पोस्ट करना शुरू कर दिया और जो आपके जो पर्सन्स थे जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे थे उनको नेगेटिव कमेंट्स को हटाना शुरू कर दिया और कई यूजर्स को आपने ब्लॉक कर दिया। तो रेस्टोरेंट के फुटफॉल में भी उसका असर नजर आया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु व्हाट इज द मेन कॉज
फॉर द सिचुएशन बिकमिंग अनमैनेजेबल। सिचुएशन अनमैनेजेबल कब हुई है हमें वो पता करना है। द पेस्टर फॉर फ्लाउटिंग द नॉर्म ऑफ रेस्टोरेंट, नहीं नाम थे लेकिन ठीक है वो नहीं देना चाहते थे, ये उनका अपना ओपिनियन है, उससे सिचुएशन खराब नहीं हुई है। द वेट्रेस फॉर वायलेटिंग कस्टमर पॉलिसी, उन्होंने वायलेट किया है पर अगेन सिचुएशन यहां पर खराब नहीं हुई। अगर उन्होंने कस्टमर प्राइवेसी के जो नॉर्म्स है उसको वायलेट किया है और पोस्ट किया है तो उनके अगेंस्ट जो एक एक्शन लिया जाना था वो थोड़ा रीजनेबल होना चाहिए था। मे बी एक वार्निंग हो सकती थी, मे बी किसी तरह का फाइनेंशियल उन पे चार्ज लग सकता था, मे बी कुछ समय के लिए उनको होल्ड पे रखा जा सकता था, लेकिन नौकरी से निकाल देना, जबकि स्पेशली इस तरह का कोई इवेंट पास्ट में आप अपने फेवर में कर चुके हैं, यहां पर सिचुएशन नहीं गड़बड़ हुई थी। द मैनेजमेंट फॉर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द पेस्टर, देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द पेस्टर। आपके एम्प्लॉय ने प्राइवेसी को वायलेट किया है तो उनके ऊपर एक्शन होना है, आप कस्टमर के ऊपर एक्शन नहीं कर सकते। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं कि अगर आपने चार्ज अपने टिप नहीं दिया तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन लें। द मैनेजमेंट फॉर गिविंग आउट डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट टू वेटर्स, यस डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट अगर दिया है तो यहां से सिचुएशन गड़बड़ हुई, बिकॉज यहीं से ही जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उन्होंने रेस्पॉन्ड करना शुरू किया। अगर एक प्रोपोर्शनल पनिशमेंट आप देते जो उन्होंने गलत किया तो एक्सेप्टेबल था। तो डेफिनेटली ये हमारा आंसर होना चाहिए। द मैनेजमेंट फॉर रिमूविंग नेगेटिव कमेंट्स फ्रॉम द सोशल मीडिया, ये तो बहुत बाद में आया जब उन्होंने अपने एक्ट को डिफेंड किया और लोगों ने नेगेटिव कमेंट करने शुरू किए, लेकिन डिफेंड करते ही कमेंट आने शुरू हो गए थे और उन्होंने क्या किया, पहले तो एक डिसप्रोपोर्शनेट एक्शन लिया और फिर उसे डिफेंड भी किया, तो वो कमेंट ज्यादा बढ़ने लगे। तो ये आंसर नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाउनवर्ड स्पाइरल कंटिन्यूड फॉर द रेस्टोरेंट एज द मैनेजमेंट परसिस्टेड इन डिफेंडिंग देयर एक्शन। अभी भी वो मान नहीं रहे, अभी भी अपने एक्शन को डिफेंड कर रहे हैं एंड आर्ग्यूड विद दोज हु क्रिटिसाइज देम, और क्रिटिसाइज करने वालों के साथ वो आर्ग्यू कर रहे हैं। मतलब अभी भी वो अपनी गलती को या तो समझ नहीं पाए हैं या अगर समझ भी चुके हैं तो उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। बाय द फॉलोइंग वीक द ओरिजिनल पोस्ट हैड जनरेटेड ओवर 18,000 नेगेटिव कमेंट्स। पहले 10,000 आए थे, अब तो कितने आ गए हैं, 18,000 नेगेटिव कमेंट्स आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर द रेस्टोरेंट एट दिस जंक्चर। क्या करना चाहिए रेस्टोरेंट, उनका बिजनेस सफर हो रहा है, उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी एक तरह से यहां पर हो रही है, तो हमें कोई सॉल्यूशन ढूंढना है। नंबर 1, अनकंडीशनली रीस्टोर द वेट्रेस टू हर फॉर्मर पोजीशन एंड सैलरी ऑन द ग्राउंड दैट शी वाज नेवर एट फॉल्ट इन द फर्स्ट प्लेस। शी वाज एट फॉल्ट, जब कंपनी की पॉलिसी है तो वो फॉल्ट पे थी, तो अनकंडीशनली उनको रिस्टोर करना तो एक गलत मैसेज कम्युनिकेट करेगा। मे बी इन फ्यूचर वो और एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह की कोई नेगेटिव चीजें जो एम्प्लॉय उनके साथ करे, ये सलाह नहीं होगी। अपोलोजाइज टू एंड रीइंस्टेट द वेट्रेस एंड आस्क हर टू अपोलोजाइज फॉर हर ब्रीच ऑफ कस्टमर प्राइवेसी एंड पोस्ट बोथ द अपोलॉजीज ऑन सोशल मीडिया। यस, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि जिन दोनों ने गलती की है उन्हें माफी मांगी। वेट्रेस ने क्या गलती की, प्राइवेसी को उन्होंने वायलेट किया, तो वो अपनी इस गलती के लिए माफी मांगे। मैनेजमेंट किस गलती के लिए माफी मांगे कि हमने आपको डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट दिया, तो हम भी इसकी माफी मांग रहे हैं। और ये दोनों ही चीजें सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी जाए ताकि जो एक्टिविस्ट उनके अगेंस्ट जा रहे हैं उन्हें भी समझ में आए कि उन्होंने जो एक्शन लिया था वो सही था, लेकिन हाँ डिसप्रपोर्शनेट था, तो उन्होंने इसकी गलती मांग ली है। वेट्रेस को रिस्टोर कर दिया है कि ठीक है आप अपनी जो जॉब पे आ जाए, रीइंस्टेट कर दिया है, तो सारी चीजें कंडीशन सेटल हो जाएगी कि हाँ हम अपने नॉर्म्स को, अपनी जो पॉलिसी है उसको भी नहीं हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, पर एट द सेम टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी पर्सन को एक छोटी गलती के लिए इस तरह की सजा ना दें। Reinstate the waitress provided she apologizes for her breach of customer privacy and post that apology on the restaurant's social media page. Now यहां पर क्या हुआ है, आप सारा ब्लेम जो है वो वेट्रेस पे रख रहे हैं कि उन्होंने गड़बड़ किया है, अगर आप ये माफी मांगेंगे तो ही हम आपको रिस्टोर करेंगे। लेकिन आपने जो गलत किया है उसका क्या, अगर उन्होंने माफी मांग ली और आपने रिस्टोर कर दिया, उनको रीइंस्टेट कर दिया, तो आपने जो गलती की है उसके अगेंस्ट अभी भी आपके कमेंट आने शुरू होंगे और प्रोबेबली लोग ये कहेंगे कि आप अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हैं। मे बी वेट्रेस की नीड है इसलिए उन्होंने माफी मांगी है, ये एडवाइजेबल नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, रीइंस्टेट द वेट्रेस इफ एंड ओनली इफ शी अपोलोजाइजेस फॉर हर ब्रीच ऑफ कस्टमर प्राइवेसी एंड पोस्ट दैट अपोलॉजी ऑन हर सोशल मीडिया पेज। ये तो सेम इश्यू होगी, इनफैक्ट और थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया कि केवल और केवल तभी हम आपको रीइंस्टेट करेंगे। ये समझदारी नहीं होगी, इससे अगेन उनके अगेंस्ट और नेगेटिव, क्योंकि अभी भी वो यही कर रहे हैं, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपने एक्शन को डिफेंड कर रहे हैं, और वो डिफेंड करने के कारण लोग उनके अगेंस्ट कमेंट कर रहे हैं। रिक्रूट टू वेटरेस एट अ हायर वेज बट स्टिक टू द ओरिजिनल डिसीजन ऑफ फायरिंग द वेटरेस। अगेन हमने क्या कहा, देखो हमने आपको निकाल दिया, हम आपकी जगह 2
एम्प्लॉय लिया है, बट दो की जरूरत ही नहीं, काम तो एक से भी चल सकता था। लेकिन हम आपको रीइंस्टेट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बस हमने फायर कर दिया है, हमारी पॉलिसी थी, हमने कर दिया। पर आप प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। प्रॉब्लम क्या है कि आप खुद अपने फेवर में कोई चीज आती है तो उसको पोस्ट करते हैं, तब कस्टमर प्राइवेसी आपकी वायलेट नहीं होती है। और अगर एक वेटरेस ने, और किसी भी रीजन से हो सकता है उनको बुरा लगा हो कि भाई हम कर रहे हैं, हमारा पार्ट ऑफ सैलरी यहां से आता है, आपको नहीं देना है मत दीजिए, आपने कट करके कम कर दिया चलेगा। लेकिन जब आपने कमेंट और साथ में कर दिया है तो हो सकता है वो इमीडिएट एक रिएक्शन के फॉर्म में उन्होंने उस चीज को पोस्ट कर दिया, तो आप उनको रिप्लेस करके और दूसरे दो ले आएंगे। ये आपकी पावर दिखाने की कोशिश है कि देखो हम कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो वही है, आप अपने एक्ट को डिफेंड कर रहे हैं जबकि वो एक्ट सही नहीं है। सो देयरफॉर फिफ्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। विमला इज द डोमेस्टिक हेल्प फॉर श्रेया एंड हर नेबर पद्मा। तो यहां पर दो पर्संस हैं, श्रेया और पद्मा, और उनकी डोमेस्टिक हेल्प है वो कौन है? विमला। नाउ श्रेया एंड पद्मा बोथ लिव इन अ पॉश gated community. Vimla not only cleans the house but also cooks for both the families. Shreya treasures Vimla ever since she joined her family 4 years ago. तो श्रेया को तो इन्होंने 4 years ago ज्वाइन किया था। Vimla joined Padma's household this year. पद्मा के हाउसहोल्ड को ज्वाइन किए हुए ने 1 साल हुआ है। One evening, Shreya trying to pay the pizza delivery was surprised to find a few 500 rupee notes missing from her purse that she was sure were there earlier. She wants to ascertain if someone has stolen the money. On reflecting, the following facts crossed her mind. Now आगे बढ़ने से पहले हम एक बार क्वेश्चन पे पहले नजर डाल लें। Which of the following combinations of the above statements would decrease the likelihood that Vimla has stolen the money? हम चाहते हैं कि ये जो शक विमला पर हो सकता है वो ना, मतलब विमला के मनी के स्टील करने के चांसेस को मिनिमाइज करना है। तो हमें ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जो या तो विमला को इस इंसिडेंट से फ्री करे या फिर ये ब्लेम किसी और पर ट्रांसफर हो जाए। इन द लास्ट 1 year, श्रेया हैड नोटिस्ड कैश मिसिंग ऑन 3 occasions. ना 3 occasion में आपका कैश मिसिंग है, इससे विमला भी सस्पेक्ट के दायरे से बाहर नहीं होती। इनफैक्ट ये हो गया कि ये पहले भी हो चुका है, तो फिर सस्पेक्ट के दायरे में जनरली हम सभी लोगों को शामिल कर सकते हैं जिन्हें उससे बेनिफिट हो रहा है। तो ये उसे फ्री नहीं करेगा कि उन्होंने मनी स्टील किया है इस ब्लेम से। Shreya's husband also shared that a few notes were missing from his wallet, though he was not sure if they were stolen. Missing तो थे, उनको भी लग रहा है, इसका मतलब है कोई तो है जो ये पैसे निकाल रहा है। तो विमला भी वो पर्सन हो सकती है, कोई और पर्सन भी वो हो सकता है। Her eldest son had been pestering Shreya for more pocket money for the last 3 weeks. In the last few days, he had stopped doing so. क्यों ऐसा हुआ है कि भाई पहले तो वो पैसा मांग रहे हैं कि भाई मेरी जो पॉकेट मनी है उसको आप दे दीजिए या कुछ इंक्रीज कर दीजिए, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया है। जनरली एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि उनके पास पैसे आ गए हैं, और उनके पास पैसे कैसे आ गए हैं? दिए तो है नहीं, अगर दिए होते तो ये वाला स्टेटमेंट आता ही नहीं। पैसे दिए नहीं है पर उन्होंने पेस्टर करना या कंप्लेन करना बंद कर दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने वो पैसे निकाल लिए हो, उनकी नीड फुलफिल हो रही हो, और ये जो ब्लेम है ये अब विमला से ट्रांसफर हो गया है कहां पर? उनके एल्डेस्ट सन के ऊपर। तो यस, ये वाला ऑप्शन विमला को, कि विमला ने पैसे चुराए हैं, इसके लाइक्लीहुड के चांसेस को डिक्रीज कर रहा है। इन द लास्ट 1 year, विमला हैड रिसीव्ड 6 मेल्स फ्रॉम हर फैमिली आस्किंग फॉर मनी। ना विमला को मेल मिली है उनकी फैमिली से कि पैसे चाहिए, तो इसका मतलब है कि पैसों की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है विमला ने उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पैसे चुराए हो, तो ये तो ब्लेम विमला पे लगा सकता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। हर एल्डेस्ट सन्स एक्सपेंडिचर हैड गॉन अप इन द लास्ट फ्यू डेज। अचानक आपके खर्चे बढ़ गए हैं। खर्चे कैसे बढ़ सकते हैं? आपके पास पैसा भी तो होनी चाहिए। पैसे आपके पास आ गए इसलिए आपके खर्चे बढ़ गए हैं, तो अगेन ये ब्लेम विमला से ट्रांसफर होके कहां आ गया है? उनके एल्डेस्ट सन की तरफ। तो ये वो 2 स्टेटमेंट्स हैं जो डिक्रीज कर रहे हैं लाइक्लीहुड कि विमला ने पैसा चुराया है, क्योंकि ये ब्लेम किसी और पर डाल रहे हैं। अगर हम थर्ड और फिफ्थ को देखते हैं स्टेटमेंट्स को, फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मा डिस्कवर्ड सम मनी मिसिंग फ्रॉम हर पर्स, शी सस्पेक्ट्स दैट विमला हैज स्टोलन इट। उनका डाउट है कि विमला ने चुराए हैं, कंफर्म तो वो नहीं है। शी वांट्स टू प्रिवेंट द स्टीलिंग फ्रॉम हैपनिंग अगेन एंड इज कंटेम्पलेटिंग द फॉलोइंग एक्शंस। एक बार क्वेश्चन पे नजर डालें। अरेंज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ अबव एक्शंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
अप्रोप्रिएटनेस, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, फिर से कम अप्रोप्रिएट एंड सो। शी शुड लेट इट पास सिंस टू एयर इज ह्यूमन। अगर आपने उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया, आपने कुछ किया नहीं, तो इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसका मतलब है फ्यूचर में भी आपको तैयार रहना होगा कि कुछ और पैसे आपके पर्स से गायब हो सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम शायद कोई ज्वेलरी भी गायब हो जाए। तो ये तो किसी भी हालत में समझदारी नहीं होगी। शी शुड कन्फ्रंट विमला एंड टेल हर दैट शी नोज द ट्रूथ एंड द एक्ट इज अनपार्डनेबल रिगार्डलेस ऑफ हर पास्ट सर्विस एंड शी इज थिंकिंग ऑफ टर्मिनेटिंग हर सर्विसेज। क्या श्रेया कंफर्म है, पद्मा कंफर्म है कि उन्होंने जो पैसा है वो विमला ने चुराया है? नहीं, कंफर्म नहीं है, सिर्फ डाउट है उनके मन में। तो इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मालूम है पैसा तुम्ही ने चुराया है और ये तुमको माफी भी नहीं मिलेगी और तुम्हारी सर्विसेज हम भूल जाएंगे सब कुछ। लेकिन ये तो तब होता जब आप एक कंफर्म होते। मान लीजिए पैसा किसी और ने चुराया होता, आपने ब्लेम विमला पे डाल दिया और बाद में आपको पता चलता कि आपने गलती कर दी, फिर क्या करते? तो जब तक आपको कंफर्म नहीं हो, इस तरह का कोई भी एक्शन एडवाइजेबल नहीं है। शी शुड टेल विमला दैट शी इज अवेयर समवन हैज स्टोलन मनी फ्रॉम द हाउस बट इज नॉट श्योर हु इट इज। यस, आपको जहां डाउट है उनके सामने जाके आपको बोलना, क्या कहना होगा कि पैसा चुराया गया है मेरे पर्स से, कुछ पैसा गायब हुआ है और मुझे ये जो गायब हुआ है पैसा, ये मुझे कंफर्म नहीं है किसने चुराया, पर पैसा तो गायब हुआ है। इससे क्या होता है, जब आप किसी सामने वाले पर्सन को जाके इस तरह से बात करते हैं, अगर वो कल्प्रिट है तो प्रोबेबली थोड़ा सा डर उसके मन में हो, अगर कल्प्रिट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उस चीज को बहुत कॉन्फिडेंटली फेस भी कर। तो सबसे पहले जिसपे आपको सस्पेक्ट है उसके मन में एक बात ये डाल दीजिए कि हाँ कुछ पैसा चुराया गया, ये तो पता चल गया, किसने चुराया भी ये कंफर्म नहीं है। नाउ विच विल बी द नेक्स्ट ऑर्डर, ये तो बिल्कुल सही तरीका होगा। शी शुड शेयर विद विमला दैट नेबर्स थिंक विमला हैज स्टोलन द मनी, शी डज नॉट बट इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द ट्रुथ। अब ये अगर ना आप थर्ड स्टेटमेंट के बाद 4 को प्लेस करेंगे तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो। दिक्कत क्या है, अभी आपको डाउट है, आपने अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की है, ये स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा ही है जो कह रहा है कि हाँ आपने चुराया। इसके पहले आपको सामने वाले पर्सन को फेस करना होगा, उसको ये बताना होगा कि अगर आपने चुराया है तो बता दो, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं सोचती कि आपने चुराया, लेकिन मेरे पड़ोसी जो हैं, मेरे नेबर जो हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि पैसा आप ही ने लिया होगा। सो थर्ड के बाद हम फोर्थ को प्लेस नहीं कर सकते हैं। शी शुड डायरेक्टली आस्क विमला इफ शी स्टोल द मनी, प्रॉमिसिंग हर नो पनिशमेंट इफ शी कन्फेसेस। ये बिल्कुल सही तरीका होता है कि भाई पहली बात तो मुझे पता है पैसा गायब हुआ है, तो आई एम अवेयर। नंबर 2, अगर आपने चुराया है, मैं आपसे इसलिए सामने बात कर रही हूं, किसी थर्ड पर्सन से बात नहीं कर रही हूं, अननेसेसरी ब्लेम नहीं कर रही, मैं सीधे पहले आपसे पूछ रही हूं कि क्या आपने पैसा चुराया है। अगर आपने चुराया है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कन्फेस कर लीजिए, बता दीजिए, मैं माफी कर दूंगी, उसके लिए कोई आपको सजा नहीं दूंगी, लेकिन मुझे सच जानना है कि आपने चुराया है या नहीं चुराया है। इससे क्या होगा, अगेन वही चीज होगा कि सामने जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं, अगर उसने वो पैसा नहीं चुराया है तो बिल्कुल सही ईमानदारी से आप जज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उसने चुराया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो एक लूपहोल सा छोड़ सकते हैं, जिससे हम उन पे जो डाउट है वो और थोड़ा सा हमारा बढ़ जाए। तो थर्ड के बाद में फिफ्थ आना चाहिए, देन यस वी कैन गो फॉर 4, बिकॉज ये कहता है कि हाँ ठीक है आपने चुराया कि नहीं चुराया है। सब जो भी जवाब दिया, बोले मैंने पड़ोसियों से बात की थी, वो कह रहे साहब हमारे यहाँ भी चोरी हुई है, हो सकता है उन्होंने बात ना भी की हो, सिर्फ ये कहने से कि वो कह रहे थे कि साहब हमारे यहाँ भी चोरी हुई है, पक्की बात है ये विमला ने ही पैसा चुराया है। तो इससे क्या होता है, एक बार और आप उस क्वेश्चन को, ये जो यहां पूछा गया है, इसे आप वापस एक अलग तरीके से पूछ रहे हैं कि अभी भी बता दीजिए कि आपने पैसा चुराया नहीं चुराया, क्योंकि मैं अब सच तो पता करके रखूंगी। सो देयरफॉर हमारा करेक्ट आंसर ऑर्डर क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अप्रोप्रिएटनेस। सबसे पहले 3, जहां पे उनसे कहना कि मुझे मालूम है पैसा चुराया है, किसने चुराया पता नहीं। नंबर 5, अगर आपने चुराया तो बता दीजिए, सजा नहीं मिलेगी। नंबर 4, पड़ोसियों से बात की, उन्होंने भी कहा चुराया, उनके यहाँ भी पैसा गायब हुआ है और उन्होंने कहा है कि वो ये कह रहे हैं कि आपने चुराया। तो क्या हुआ है, एक सीक्वेंस चल रही है जहां पर आप डायरेक्टली किसी पर ब्लेम ना करके आप सिचुएशन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। जीनियस कंसल्टिंग इज अ बुटीक कंसल्टिंग फर्म स्टार्टेड बाय शिरीष, बलराम, रहमान एंड जेवियर, 4 फ्रेंड्स फ्रॉम अ प्रीमियर बिजनेस स्कूल। दे कमिटेड देमसेल्व्स टू अबाइड बाय 2 प्रिंसिपल्स। क्या है वो 2 प्रिंसिपल? नॉट टू इंडल्ज इन एनीथिंग अनएथिकल एंड बी शेयर अर्निंग्स इक्वली। तो सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करना है। जीनियस कंसल्टिंग कुड नॉट गेट अ सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट till the following year. They managed a big one after Rahman's father referred their firm to his top management. Now, reference को आप unethical नहीं मान सकते हैं, क्योंकि reference तो कोई भी किसी को भी दे सकता है। Just because वो उनके फादर हैं, उस reference को हम unethical नहीं मानते हैं।
Convinced of the team's talent, following an impressive presentation, the top manager awarded them the project, even though 6 other referred teams made presentations. इसका मतलब सिर्फ वही एक ऐसे नहीं थे जिनको रेफर किया गया था. There were 6 other teams that were referred. सबने अपना प्रेजेंटेशन दिया. इनकी जो टीम थी उसका प्रेजेंटेशन काफी इंप्रेसिव था और ये डिसीजन किसने लिया है? टॉप मैनेजमेंट ने उनको ये प्रोजेक्ट असाइन कर दिया गया. द डे फॉलोइंग द प्रेजेंटेशंस दे मेड टू डिसाइड द वे फॉरवर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. Which of the following choices would be the most appropriate for Genius Consulting? 1. As this project violates both their principles. कहीं भी किसी तरह का वायलेशन नहीं हुआ है, कोई अनएथिकल बिजनेस में प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा. रेफरेंस इज नॉट कंसिडर्ड अनएथिकल. अगर आपके काम से कोई खुश है, पसंद करता है और आपको रेफर करते हैं आगे, तो ये आपके एक वर्क का अप्रिसिएशन है. और बाकी टीम्स को भी रेफर किया गया था. ड्यू टू द वायलेशन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल, कोई वायलेशन हुआ ही नहीं है, तो इस ऑप्शन पे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है. दे शुड टेक अप द प्रोजेक्ट, डेफिनेटली यस. फर्दर, सिंस रहमान हैड एग्रीड टू इक्वल शेयरिंग, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू फाइंडर्स फी. नाउ यहां पैराग्राफ में फाइंडर की फी के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो हो सकता है एक क्लॉज इन्होंने कहीं रखा हो कि भाई जो फाइंड करके लाएगा उसको हम फाइंडर की फीस भी देंगे. बट क्योंकि यहां कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि अभी तक पहली बात अनएथिकल नहीं है, दूसरा इक्वल शेयरिंग की बात हो रही है, तो उसको फाइंडर फीस अगर हम नहीं देंगे तो चलेगा, क्योंकि शेयरिंग सारी क्या होगी? इक्वल होगी, किसी एक को शेयरिंग नहीं होगी. यस, ये हमारा आंसर हो सकता है. दे शुड टेक अप द प्रोजेक्ट एंड एज द रेफरल हेल्प देम सर्वाइव. नो, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल. जब आप एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, हर एक जना अपनी कोशिश करता है. पर्सनल लेवल पे जाके आप मेहनत करते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, उनको आप आइडेंटिफाई करके उनसे पूछते हैं कि अगर किसी तरह का कोई लिंक उनकी टीम के लिए, उनके प्रोजेक्ट के लिए मिलता है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, तो इशू सर्वाइवल का नहीं है. रहमान शुड बी पेड फाइंडर्स फी. चाहिए सर्वाइवल का इशू होता या नहीं होता, बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि अर्निंग्स को इक्वली शेयर करना है, तो किसी को एक्सक्लूसिवली इनको फाइंडर फीस नहीं मिल सकती है. कोई थर्ड पर्सन इनके लिए बिजनेस लेके आता है तो उसको फाइंडर फीस दे सकते हैं, लेकिन आपस में तो ये लोग सब क्या करेंगे? इक्वल शेयरिंग करेंगे. देयरफॉर ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए. They should take up the project, but in order not to violate the principles, Rahman can be paid finder's fee this year. Why? Again, the logic is simple. Earnings को equal share करेंगे, काम भी करेंगे, प्रोजेक्ट भी ढूंढ के लाएंगे, तो किसी भी तरह का पहले से उसको जो पेमेंट है वो हम कर दें और बाद में हम उसको लिख रखा है इक्वल अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम हिज कंपनसेशन नेक्स्ट ईयर, ये समझदारी नहीं होगी. इक्वल शेयरिंग मतलब इक्वल शेयरिंग, नो एक्स्ट्रा बेनिफिट. सो डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं. Mrs. Biswas was to retire in 1 year after serving in the construction department of the Gujarat government for more than 30 years. 1 साल में रिटायर हो जाएंगी. कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, 30 साल हो गए हैं काम करते करते. काम क्या है उसके बारे में जानकारी यहाँ नहीं दी गई है. After retirement, she wanted to spend her retired life along with Mr. Biswas, a retired school teacher in a small town in Kerala. उनके हस्बैंड रिटायर हो चुके हैं, he was a school teacher, और केरला के एक स्मॉल टाउन में वो अपना घर बनाना चाहते हैं. दे हैड 2 चिल्ड्रन बोथ स्टडिंग इन बेंगलुरु. द बिस्वास विश टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन केरला विद देयर लाइफ सेविंग्स. द कपल गैदर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ओनिंग अ हाउस इन केरला. दे हैड 4 ऑप्शंस. ऑप्शंस रीड करने से पहले एक बार क्वेश्चन पे नजर डालनी. विच ऑप्शंस वुड एंश्योर द बेस्ट कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द बिस्वास. हमारा फोकस है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पे और हम चाहते हैं उसका बेस्ट कंट्रोल हो फॉर द बिस्वास. तो सबसे पहला फोकस है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और उस पर कंट्रोल होना. अब हम चारों जो ऑप्शंस हमें है वो रीड कर लेते हैं. बाय अ फुली फर्निश्ड हाउस फ्रॉम अ बिग डेवलपर. ठीक है, बिग डेवलपर है, जनरली हम मान के चलते हैं कि वो एक क्वालिटी वर्क करते हैं, पर उनके साथ में भी ऐसा गारंटी नहीं हो सकती है कि हाँ वो क्वालिटी वर्क करते ही करते हैं. और फिर दूसरी चीज है थोड़ा सा कॉस्टली भी एक हो जाता है इशू. बट यस, ये एक ऑप्शन हो सकता है बिकॉज ऑप्शन में लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, एनी ऑफ द ऑप्शंस. तो हमें इन ऑप्शंस में से बेस्ट चुनना है जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को बेस्ट कंट्रोल रखे फॉर मिस्टर बिस्वास एंड मिसेस बिस्वास. बाय अ सेमी फर्निश्ड हाउस फ्रॉम बिग डेवलपर एंड फर्निश. तो फर्निशिंग अगर आप करवाएंगे तो आप कहाँ इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा पर्सनली, लेकिन आप सिर्फ फर्निशिंग के पार्ट में इन्वॉल्व होंगे. जो बेसिक कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो तो अगेन कोई थर्ड पार्टी कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां पर कहीं कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई हो. तो फर्स्ट ऑप्शन से सेकंड बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग प्रोडक्ट.
लाइक इंटीरियर्स में आप अपना क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, बट कंस्ट्रक्शन में यहां पर नहीं कर पाएंगे। थर्ड ऑप्शन, गेट अ लोकल अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस एंड फर्निश इट। तो फर्स्ट और थर्ड में तो डेफिनेटली मैं फर्स्ट को प्रेफर करूंगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है, उससे कहें कि आप घर बनाइए भी, फर्निश भी कीजिए, तो उससे अच्छा तो फिर मैं एक बिग डेवलपर से लूंगा, कम से कम एक श्योरिटी तो होती है कि हाँ नहीं वो क्वालिटी को मेंटेन करके चलेंगे। फोर्थ ऑप्शन, मिस्टर विश्वास विद इनपुट्स फ्रॉम द फैमिली कुड सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन। रिटायर हो चुके हैं तो वो जाके वहां पर कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करें, और उनकी फैमिली स्पेशली उनकी वाइफ उसमें उनको असिस्ट करेगी क्या ध्यान रखना है। ऑफ अ हाउस बैक इन केरला बाय एम्प्लॉइंग द बेस्ट मटीरियल, इंजीनियर्स, मैसन्स एंड लेबरर्स। विदाउट डाउट फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बिकॉज अब आप क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, इनपुट आपको मिल रहा है, घर में कोई है जो इस चीज को समझते हैं। तो कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हैं, सबसे बढ़िया मटेरियल आप ले रहे हैं, इंजीनियर्स आप ले रहे हैं, तो डिजाइन वाला सारा पार्ट समझ में आ गया। जो मैसन है वो आप काम कर रहे हैं, अच्छे मैसन जो होंगे, जो डिजाइन इंजीनियर्स ने दी है, जो प्लान दिया उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, और लेबर भी है, तो ओवरऑल आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। अगर हम चारों ऑप्शंस का कंपैरिजन करते हैं तो विदाउट डाउट फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ ट्रू would improve the chances of the third option being preferred? थर्ड ऑप्शन क्या है? Get a local unregistered contractor to construct a house and furnish it. तो हमें ऐसी ही कोई जानकारी ढूंढनी होगी जो इनके फेवर में बात करे, जो ये बताए कि नहीं ये एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, बहुत अच्छा मटेरियल, अच्छी क्वालिटी यूज करते हैं, तो आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। आप वहां से यहाँ आएंगे, केरला में सारी ये मेहनत करेंगे, लोग ढूंढेंगे, उससे अच्छा आप इनको दीजिए, ये अच्छा काम करते हैं। तो हमें ऐसा कोई स्टेटमेंट ढूंढना होगा जो इनके बारे में पॉजिटिव बता रहा हो। फर्स्ट ऑप्शन, बेस्ड ऑन द करंट इंफॉर्मेशन विद नो एडिशनल इंफॉर्मेशन द थर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। थर्ड बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बेस्ट तो फोर्थ ही ऑप्शन है, तो हम कहेंगे ये हमारा आंसर नहीं होगा। अमंग द लोकल प्रॉपर्टी होल्डर्स, जिनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, द कॉन्ट्रैक्टर इन द थर्ड ऑप्शन एंजॉयज अ गुड रेप्यूटेशन। एक अच्छी रेप्यूटेशन है उनकी ना, अच्छी रेप्यूटेशन बिहेवियर की नहीं होती। अगर हम कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी होल्डर्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है क्वालिटी वर्क डन। तो ये जानकारी अगर उनके पास आ जाए तो डेफिनेटली वो अब फोर्थ ऑप्शन की जगह क्या ऑप्शन पसंद लेना पसंद करेंगी? थर्ड ऑप्शन। आगे हम मूव करते हैं, बिग डेवलपर्स आर लेस ओपन टू चेंजेस इन डिजाइन, क्योंकि बिग डेवलपर्स डिजाइन में चेंजेस के लिए लेस ओपन है, इसलिए मैं थर्ड ऑप्शन लूं। ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास फोर्थ ऑप्शन है जो कि क्वालिटी कंट्रोल करेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। मिस्टर विश्वास कैन नॉट स्टे बैक अलोन टू सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन। मिस्टर विश्वास नहीं रुक सकते हैं, अगर वो नहीं रुक सकते हैं तो फिर फर्स्ट ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो बाकी तीन बचे ऑप्शन है उनमें से फर्स्ट ऑप्शन एटलीस्ट एक अश्योरेंस देता है एक्सपीरियंस के कारण कि वहां क्वालिटी आपको मिलेगी, तो ये आंसर नहीं होगा। द विश्वास वांट टू सेलेक्ट द फर्नीचर ऑन देयर ओन, फर्नीचर सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो थर्ड पर्सन को या अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दें। अगेन ये बात सही नहीं, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट तभी देंगे जब उनके फेवर में कोई बात आपको पता चलेगी। सो फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस हम सेकेंड ऑप्शन को अपना यहां पर मार्क कर सकते हैं आंसर, कि अगर ये जानकारी हमें मिल जाए तो हम थर्ड ऑप्शन दैट इज गेट अ लोकल अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस एंड फर्निश इट, इसकी तरफ मूव करेंगे। इस सेट पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। द केरला गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड अ पॉलिसी इन केस ऑफ मेजर क्वालिटी इन्फ्रिंजमेंट द बिल्डर विल पे अ पेनल्टी ऑफ 50% ऑफ द प्राइस ऑफ द हाउस in addition to the price of the house to the client within a year of notice. Rank in ascending order the options that would ensure control of quality. The quality control का मुद्दा है, आपको पैसे लौटाने का मुद्दा नहीं। अगर आपकी क्वालिटी इंफ्रिंजमेंट हो गया तो बिल्डर आपको पैसे लौटाएगा, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि हम जो घर बनाना चाहते हैं वो क्वालिटी के साथ में बने, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो विदाउट डाउट फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सबसे लास्ट में आएगा, बिकॉज ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन होगा क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें फोर्थ हमारा पास आ रहा है, मतलब हमारा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो गया, हम खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल होगी। इसके जस्ट पहले क्या आना चाहिए? जहां हमारा पार्शियल इन्वॉल्वमेंट हो। पार्शियल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सेकेंड ऑप्शन में, कि जो बिल्डर है वो घर को कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं, डेवलपर जो बड़े डेवलपर है वो घर को कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं सेमी फर्निश्ड, और हम उसकी फर्निशिंग करा रहे हैं। पूरा क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, पर एटलीस्ट पार्ट तो कर पाए हम, फर्निशिंग के स्टेज पे या इंटीरियर्स के स्टेज पे तो हम अपना क्वालिटी कंट्रोल कर पाए। तो 4 के जस्ट पहले 2 आना चाहिए, वो यहां आ रहा है। 1 और 3 में ज्यादा अच्छा क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा? हम कहेंगे 1, क्योंकि यहां पर एक बिग डेवलपर है। बिग डेवलपर है, उनको अपनी जो क्वालिटी है उसे एक मेंटेन रखना होता है, बिकॉज उसी से उनके फ्यूचर बिजनेस बढ़ते हैं।
तो एक सर्टन क्वालिटी स्टैंडर्ड उन्होंने बनाए हुए होते हैं जो वो मेंटेन करेंगे ही करेंगे। और लीस्ट अप्रोप्रिएट जो क्वालिटी कंट्रोल करेगा वो कौन होगा? थर्ड, कि आपने एक अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने की जिम्मेदारी दे दी और उसको कहा फर्निशिंग भी आप ही करके दे दीजिए, वहां क्वालिटी कंट्रोल होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपको क्वालिटी मिल जाए बट डाउटफुल होगा, क्योंकि एक तो कॉन्ट्रैक्टर अनरजिस्टर्ड है, राइट? तो रजिस्ट्रेशन होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी चाहेंगे, क्वालिटी कंट्रोल हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। तो सबसे पहले 3 किसी को भी दे दीजिए, उसके बाद एक बिल्डर को दे दीजिए जो कि डेवलपर है, अच्छा डेवलपर है, तो उम्मीद करेंगे वो थोड़ी बेटर क्वालिटी करेगा। उसके बाद खुद का इन्वॉल्वमेंट कर लीजिए कि ठीक है कंस्ट्रक्शन आप करके देंगे, बाकी फिनिशिंग हम कराएंगे, तो आपने पार्शियली इन्वॉल्वमेंट कर लिया। और लास्ट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, जब आप सब कुछ खुद कर रहे हैं, आपने सही टीम आइडेंटिफाई की है क्योंकि आपको इनपुट मिल चुका है और आप वो क्वालिटी को मेंटेन करके चल रहे हैं, डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। अ यूनिवर्सिटी कोच वाज आस्क्ड टू सेलेक्ट टीम्स इन 3 स्पोर्ट्स, शूटिंग, क्रिकेट में सिर्फ बैट्समैन है, and snakes and ladder. The honest and keen observer head boy of the school informed the coach that he had observed 100 students playing the 3 games, that is shooting, cricket and snakes and ladder. In shooting, all students were given 100 chances to hit a target. In cricket, a batsman faced a maximum of 100 balls, provided he did not get out. In snakes and ladder, every student could play 100 matches, one each with the other students and one against a computer. In shooting, a player got 1 point for hitting the target and 0 point for missing the target. In cricket, a batsman got 1 point for hitting the ball and 0 point for missing it. In snakes and ladder, a person got 1 point for winning the game and 0 for losing. To the coach's utter surprise, the distribution of points across all 3 games was the same. It was as follows. तो पॉइंट्स लिखा हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं जो उस पॉइंट रेंज में आ रहे हैं। ना यहाँ पर एक छोटा सा दिक्कत ये है कि ये कंफर्म नहीं है कि हर बार वो सेम पर्सन्स हैं या डिफरेंट पर्सन्स हैं। दूसरा, हमें एक रेंज दी गई है 90 से 99, तो हो सकता है इनमें से किसी ने 99 पॉइंट स्कोर किए हो सकता है 2 प्लेयर्स ने 90 पॉइंट स्कोर किए हो। तो ये सिर्फ हमें एक रेंज यहाँ पर बता रहा है और कोई एडिशनल जानकारी यहाँ नहीं है। हमें सीधे क्वेश्चन पे जाना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द बेस्ट वे टू सेलेक्ट द स्नेक्स एंड लैडर। ना जब हम स्नेक्स एंड लैडर गेम की बात करते हैं तो इसमें स्किल इन्वॉल्व नहीं हो रही, ये चांस का मैटर है कि आप एक गेम जीत गए। बिकॉज जब आप डाइस को रोल करते हैं तो वो नंबर जो आपके फेवर में आए या ना आए ये आपके हाथ में नहीं होता है। तो हम कहेंगे स्नेक्स एंड लैडर का जो गेम है वो कुछ हद तक चांस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर किस स्टूडेंट ने क्या परफॉर्म किया है वो टीम को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया नहीं होगा। इमीडिएटली फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। द कोच कैन इग्नोर द डेटा इन द टेबल एंड रैंडमली पिक एनी 11 प्लेयर्स। बिकॉज ये जरूरी नहीं कि जिसने यहां पर 90 से 99 पॉइंट स्कोर किए हैं वही प्लेयर एक्चुअल मैच के अंदर जाके भी ऐसे ही करेंगे। हो सकता है वो ना करें, हो सकता है वो करें, हो सकता है वो पर्सन जिसके सबसे कम पॉइंट स्कोर हुए हैं प्रैक्टिस टूर्नामेंट में वो जाके मैच के अंदर 100 में से 100 पॉइंट्स लेके आ जाए, हमें नहीं मालूम है। देयरफॉर सही तरीका होगा स्नेक्स एंड लैडर टीम को सेलेक्ट करने का वो है रैंडमली कोई भी 11 प्लेयर्स चुन ले, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ लक, इसमें कहीं भी स्किल इन्वॉल्व नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द बेस्ट वे ऑफ सेलेक्टिंग द शूटिंग टीम। शूटिंग टीम को पॉइंट कब मिल रहे हैं? जब वो टारगेट को हिट कर रहे हैं ना। शूटिंग टीम अगर टारगेट को हिट कर रही है, कोई पर्सन टारगेट को हिट कर रहा है, ये चांस का मैटर नहीं है, ये टोटली स्किल का मैटर है। तो अगर आप स्किलफुल हैं तो आप टारगेट को ज्यादा अच्छे से हिट कर पाएंगे और अगर आपकी स्किल नहीं है तो आप टारगेट को अच्छे से हिट नहीं कर पाएंगे। अब अगर मुझे 11 प्लेयर्स चुनने हैं तो मैं अपने बेस्ट 11 प्लेयर्स चुनूंगा जिन्होंने सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर किए हैं। इसका मतलब है 2 पर्सन्स यहां हैं और 9 पर्सन्स यहां हैं। इन 11 पर्सन से मैं अपनी टीम बनाना चाहूंगा। इमीडिएटली फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर होगा। द कोच शुड सेलेक्ट ऑल स्टूडेंट्स इन द रेंज 80 to 99 बिकॉज ये हमारे सबसे अच्छे परफॉर्मर्स हैं और ये स्किल बेस्ड गेम है, तो हमें सबसे अच्छे खिलाड़ी ही यहां पर चुनने होंगे। इस सेट पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पिकिंग अप द क्रिकेट टीम। ना हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोच वाज आस्क्ड टू सेलेक्ट टीम्स इन 3 स्पोर्ट्स, क्रिकेट में उन्हें बैट्समैन ही चुनने। अब यहां क्राइटेरिया क्या था? 1 पॉइंट कब मिलेगा? अगर आप हिट कर रहे हैं बॉल, और 0 पॉइंट कब मिलेगा?
अगर आप मिस कर रहे हैं बॉल को, इट इज वेरी क्लियरली मेंशन अ बैट्समैन गॉट 1 पॉइंट फॉर हिटिंग द बॉल एंड 0 पॉइंट फॉर मिसिंग इट। पर दिक्कत यह है कि जो क्रिकेट का गेम है उसमें सिर्फ बॉल को हिट करना या मिस करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बॉल को किस पोजीशन पे हिट कर रहे हैं। मान लीजिए मैं बॉल को हिट कर रहा हूं और वो फील्डर के पास में जा रही है, तो इससे मैं एक अच्छा प्लेयर नहीं बन जाता। पर हो सकता है एक बैट्समैन ऐसा हो जिसने सिर्फ 8 बॉल्स हिट की हो, पर वो सारी बॉल्स को उन्होंने बाउंड्री पे भेज दिया हो, 6 उन्होंने लगा दिए हो यहां पर, तो वो प्लेयर हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो हम कहेंगे कि ये सिर्फ ये बता रहा है कि उन्होंने बॉल को कितनी बार टच किया है। क्रिकेट में हमें स्कोर पर भी मैटर करते हैं कि वो कितने रन बना रहे हैं, किस तरह से बॉल को हिट कर रहे हैं, कहां पर हिट कर रहे हैं। तो ये जो टेबल है ये हमारी उन 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद नहीं करेगी। फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। अ कॉलेज कैंपस विद द पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 2000 ऑफ whom 200 वर चिल्ड्रन, 1200 people between 15 and 45 years, 500 people between 45 and 65, and around 100 people more than 65 years of age. तो हर एज ग्रुप के पर्सन्स यहाँ पर हैं। The campus has 2 big gates opening out to the city. There are 400 cars and 500 motorbikes inside the campus. The residents relied on these vehicles to visit the city located 10 kilometers away. Now, important चीज है कि इन व्हीकल्स की जरूरत क्यों है आपको सिटी जाने के लिए, जो कि 10 किलोमीटर दूर है, उनके लिए आप इन व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट अबाउट विद इन कैंपस, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कैंपस के लिए ये गाड़ियां यूज नहीं आती हैं। मेजरली आप जब सिटी जा रहे हैं तब आप इन व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। Now, with land within the campus becoming scarce, the chief administrator found the growing demand for parking lot difficult to handle. तो अभी तक तो गाड़ियां कहाँ हो रही है, विद इन कैंपस ही पार्क हो रही है, पर अब ये पार्किंग की जो रिक्वायरमेंट है ये बढ़ती जा रही है। द फैकल्टी, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स वांटेड इंक्रीज्ड पार्किंग स्पेस, और ज्यादा स्पेस चाहिए पार्किंग के लिए। इन द पास्ट 6 years द पार्किंग रिक्वायरमेंट ऑन कैंपस हैड डबल्ड। दैट मीन्स व्हीकल्स अब ज्यादा हो गए हैं कैंपस के अंदर, तो पार्किंग की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। द सीए फाउंड इट इनअप्रोप्रिएट टू कंस्ट्रक्ट पार्किंग लॉट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स फी, इवन दोज विद व्हीकल्स मे नॉट कंप्लेन अबाउट इट। जिनके पास व्हीकल हैं वो एक्स्ट्रा फीस देने के लिए तैयार हैं, या उस फीस में से आप रिकवर करके कॉस्ट को और आप बना भी सकते हैं। व्हाट अबाउट दोस्त जिनके पास व्हीकल नहीं है, क्या वो ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे? वो कर सकते हैं। Besides creating parking problems, the CA felt that these vehicles added to the pollution and made residents less responsible toward each other. तो जो CA है वो क्या विश्वास है उनका, उनको मानना ये है कि एक तो पॉल्यूशन में बढ़ा कर रहे हैं, पार्किंग प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पॉल्यूशन भी इनके कारण बढ़ रहा है, और साथ में जो रेजिडेंट्स हैं दे आर बिकमिंग लेस रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ईच अदर, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। द रिस्क टू द चिल्ड्रन एंड द एल्डरली बिकॉज ऑफ ओवर स्पीडिंग वॉज मीनेसिंग। ओवर स्पीडिंग भी एक इशू हो रहा है, जो विद इन कैंपस जो गाड़ियां चला रहे हैं उनमें से कई लोग ओवर स्पीड कर रहे हैं, तो बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये खतरा है। Therefore, the CA wanted to reduce the number of vehicles in the campus. वो इनफैक्ट अपने कैंपस के अंदर व्हीकल्स को रिड्यूस करना चाहते हैं। Many faculty members, students and staff members, however, felt that demand for more parking space was natural, as vehicles were required to go to the market, railway station, airport and interstate bus terminal, all located in the सिटी। तो ना अगेन इश्यू वही है कि इन व्हीकल्स का इस्तेमाल वो कहां के लिए करना चाह रहे हैं, विद इन कैंपस के लिए वो नहीं कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, हमें अगर इंटरस्टेट टर्मिनल, बस टर्मिनल पे जाना है तो हमें गाड़ियों की जरूरत है, एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, मार्केट जाना है, तो हमें ये गाड़ियां चाहिए। तो गाड़ियों का यूज किसके लिए हो रहा है वो अब तक यहां पर क्लियर हो चुका है। दे ऑल्सो टोल्ड द सीए दैट द एल्डरली, सिक एंड टॉडलर्स रिलायड ऑन दीज व्हीकल्स। उनको भी जरूरत पड़ती है, बुजुर्ग हैं, हॉस्पिटल जाना है, बच्चों को कहीं डॉक्टर को दिखाने जाना है, कुछ शॉपिंग करने जाना है, बहुत सारी। तो इसका मतलब है हाँ इन व्हीकल्स की जरूरत है, बट नॉट विद इन कैंपस। इनकी जरूरत कहां ज्यादा है, जब आपको सिटी जाना हो। आफ्टर लिसनिंग टू ऑल स्टेक होल्डर्स, द सीए वांटेड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स व्हाइल इंश्योरिंग द कैंपस रिमेन्ड रिस्पॉन्सिबल एंड क्लीन। तो समस्या का समाधान तो करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कैंपस जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी रहे, ग्रीन भी रहे। दैट मीन्स ओवर स्पीडिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो, ज्यादा व्हीकल है, पॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम भी खत्म हो। तो दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है कि हमें प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करनी है और रिस्पॉन्सिबल भी बनना है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड बेस्ट सेटिस्फाई ऑल द स्टेक होल्डर्स विद इन द कैंपस। स्टेक होल्डर्स में फैकल्टी भी आ गए हैं, स्टूडेंट्स भी आ गए हैं, स्टाफ मेंबर्स भी आ गए हैं, छोटे बड़े बच्चे सब आ गए हैं इसके अंदर।
levy extra fee on students to construct additional parking lots inside the campus. Students should pay for upkeep of the campus. Now आपने एक्स्ट्रा फीस ले ली, किस लिए? एडिशनल पार्किंग लॉट बनाएंगे। तो जिन लोगों के पास व्हीकल है वो तो चलिए एक बार को ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, पर जिनके पास व्हीकल नहीं है वो क्या करेंगे? वो इसके लिए ऑब्जेक्शन करेंगे। दूसरा, ये सॉल्यूशन कैंपस को ग्रीन बनाने में या रिस्पॉन्सिबल के लिए नहीं होगा। आप सिर्फ क्या हुआ कि व्हीकल बढ़ रहे हैं, पार्किंग स्पेस बढ़ा दिया, फिर व्हीकल बढ़ रहे हैं, पार्किंग स्पेस बढ़ा दिया। तो पार्किंग स्पेस बढ़ता जा रहा है पर रिस्पॉन्सिबल लोगों आपको हम नहीं बना पा रहे हैं। ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। लेट ऑल व्हीकल्स बी पार्क्ड इन अ कॉलेज मैनेज्ड स्पेस आउटसाइड द कैंपस। ठीक है, कैंपस के बाहर वो स्पेस जिसको कॉलेज मैनेज कर रहा है वहां आप व्हीकल को पार्क कर लें, जिससे कि जिसको भी सिटी जाना है अपनी गाड़ी वहां से ले और चला जाए। वाइल टू बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैंडल एग्जिजेंसीज, कुछ अर्जेंसी आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उसके लिए दो व्हीकल अंदर रहें जो बैटरी ऑपरेटेड। अब ऐसा नहीं होता कि इमरजेंसी पता चले पूरी एक साथ ही आगे के सारे 2000 लोगों को एक साथ जाना पड़ जाए। इमरजेंसी 1, 2 या 3 केस में आती है और वो भी डिफरेंट टाइम स्लॉट में आती है। तो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स होने से क्या फायदा होगा? एक तो ग्रीन रहेगा कैंपस, सारे व्हीकल बाहर पार्क हो गए तो विद इन कैंपस ये जो थ्रेट था ओवर स्पीडिंग का वो भी खत्म हो गया, पॉल्यूशन का इशू भी खत्म हो गया। बैटरी ऑपरेटेड दो व्हीकल है, जरूरत पड़ी अगर मान लीजिए कोई बुजुर्ग है वो अपने फ्लैट से बाहर पार्किंग स्पेस तक आना चाहते हैं तो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल जाएगा, उन्हें पिक करेगा और उन्हें बाहर छोड़ देगा। उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेके जहां सिटी में जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स को, एक तो कॉस्ट नहीं बढ़ रही, तो जो लोग व्हीकल ऑन नहीं करते उन पर कॉस्ट लेवे करना वो भी एक इशू नहीं होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि व्हीकल नहीं होंगे कैंपस में, हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी बनेंगे, ग्रीन भी रहेगा एनवायरमेंट, सारी चीजें फायदे के लिए है। और क्योंकि ये स्पेस कॉलेज ही मैनेज कर रहा है तो कहीं ऐसा भी ये इशू नहीं होगा कि हमारी गाड़ियों की सेफ्टी नहीं है। नेक्स्ट, ब्रिंग ऑल स्टेक होल्डर्स टू द डिस्कशन टेबल। आप डिस्कशन टेबल पे तो तब लेके आएंगे जब ऑपोजिंग व्यूज मिल रहे हैं कि भाई एक जना तो कह रहा है ऐसा करो, दूसरा जना कह रहा है ऐसा करो, तब तो हम उनको लेके आए कि कॉमन हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। यहां पर हमें कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, पॉल्यूशन फ्री होने की कोशिश करनी है, किसी तरह का थ्रेट जो है वो हमें हटाना है, कॉस्ट को कंट्रोल रखना है, उन लोगों पे लेवी नहीं करना जो गाड़ियां ओन नहीं करते। टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स ओनली पूल्ड व्हीकल्स शुड बी अलाउड टू ऑपरेट इनसाइड द कैंपस। ठीक है, आप इसे क्या आएंगे, पूल व्हीकल आपने कर दिया, लेकिन देन एक अनदर प्रॉब्लम आ जाएगी, मैनेज कैसे करेंगे? तो अगेन इसके लिए एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा कि कौन जा रहा है, कब जा रहा है। मान लीजिए कोई पर्सन सिंगल जा रहा है, उसमें कोई और व्हीकल जा ही नहीं रहा, किसी और की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो अब क्या उन पर्सन को जाना नहीं चाहिए? तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। चार्ज सिग्निफिकेंट फी फ्रॉम एनी व्हीकल एंटरिंग और लीविंग द कैंपस। एनी व्हीकल, इसका मतलब तो ये हो गया जो वहां रेजिडेंट है, जो फैकल्टी है, जो स्टाफ है, जो स्टूडेंट है, अगर मान लीजिए वो 4 बार कैंपस से बाहर जाते हैं और वापस अंदर आते हैं तो हर बार उनसे आप हैवी फीस लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप अननेसेसरली कॉस्ट ऐड कर रहे हैं और ये लोगों को पसंद नहीं आएगा, बिकॉज हमें स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई। यहां सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर क्यों होगा? क्योंकि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, व्हीकल पार्क है बाहर, आपको सिटी जाने के लिए यूज करना है, बाहर से बाहर आप यूज कर लीजिए। पार्किंग स्पेस तक जाने के लिए 2 बैटरी व्हीकल है ऑपरेटेड। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि कैंपस ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो लोग विद इन कैंपस तो ऑलमोस्ट वॉक कर सकते हैं, तो पॉल्यूशन का भी इशू खत्म हो जाएगा और सारी चीजें हमारे फेवर में होगी। सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट ऑप्शन टू इंक्रीज रेवेन्यू। अब हमारा टारगेट क्या है, हमें रेवेन्यू भी बढ़ाना है, डिक्रीज करना है कार्बन फुटप्रिंट एंड स्टिल सेटिस्फाई ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द कैंपस। तो दोनों चीजों पे ध्यान रखना है, कार्बन फुटप्रिंट को डिक्रीज करना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, और तीसरा सारे स्टेक होल्डर्स अभी भी सेटिस्फाइड। मेक सब्सटेंशियल कलेक्शन फ्रॉम व्हीकल्स एंटरिंग और लीविंग कैंपस एंड कंस्ट्रक्ट अ पार्किंग लॉट आउटसाइड द कैंपस। ना आउटसाइड द कैंपस पार्किंग लॉट बनाया तो फुटप्रिंट का इशू खत्म हो गया, पर पार्किंग लॉट बनाने के लिए तो कॉस्ट लगेगी ना, वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा आप उनसे कलेक्ट कर लें जो कि व्हीकल अंदर एंटर हो रहे हैं या जा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि यहां ऑब्जेक्शन एक बार को तो होगा, लेकिन पर्पस सबको पता है कि हमारे पास में आज हमें ये करना है, क्योंकि अगर हम विद इन कैंपस आ रहे हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी है। जैसे ही हमारा पार्किंग स्पेस बन गया, अब हम अपने व्हीकल्स को बाहर पार्क करना शुरू कर देंगे और अंदर कैंपस में हम व्हीकल्स को यूज नहीं करेंगे, तो एडिशनल कॉस्ट हमें देने की जरूरत नहीं होगी। यस, ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू को भी हमें इंक्रीज करना है। अब ध्यान रखना है, लेवी एक्स्ट्रा फीस ऑन द स्टूडेंट्स एंड बिल्ड एक्स्ट्रा पार्किंग लॉट्स इनसाइड द कैंपस। इनसाइड द कैंपस अगर आपने पार्किंग लॉट बनाया तो आपके फुटप्रिंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं होगी, और दूसरी एक प्रॉब्लम होगी, वो स्टूडेंट जिनके पास व्हीकल नहीं है वो ऑब्जेक्शन करेंगे। ब्रिंग ऑल स्टेक होल्डर्स टू टेबल एंड लेट देम बिल्ड कंसेंसस। अगेन
हमारा इशू है रेवेन्यू बढ़ाना, टारगेट क्लियरली डिफाइंड है, डिस्प्यूट होते तब हम उनको एक साथ लाके कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं। टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट ओनली पूल्ड व्हीकल्स बी परमिटेड ऑन कैंपस। आपने पूल्ड व्हीकल परमिट कर दिया बट रेवेन्यू बढ़ाना है, परमानेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने नहीं किया है, यहां से नहीं होगा। लेट ऑल व्हीकल्स बी पार्क्ड इन अ मैनेज्ड स्पेस आउटसाइड द कैंपस while battery operated vehicles parked at the two gates can be used inside the campus। बिल्कुल सही है, इससे आपका फुटप्रिंट बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द रेवेन्यू, हमें रेवेन्यू भी इंक्रीज करना है। फिफ्थ ऑप्शन हमारे रेवेन्यू के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो हम इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे क्योंकि यहां पर रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है और अल्टीमेटली क्योंकि हम पार्किंग स्पेस बाहर बना रहे हैं तो फुटप्रिंट भी रिड्यूस हो जाएगा, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। गिरिराजन, एन अनएम्प्लॉयड यंगस्टर फ्रॉम कुंभकोणम, तमिलनाडु, visited Singapore where his school friend worked as software engineer. In Singapore, Girirajan realized that there were a lot of Tamils in Little India area. He soon assessed that there were very few restaurants serving authentic Tamil food and decided to set up a restaurant, Giri's, in Little India serving authentic Tamil food इन ट्रेडिशनल बनाना लीफ। अपॉर्चुनिटी नजर आई और उन्होंने सोचा इसको हम एनकैश करते हैं। कस्टमर्स लव द फूड, तो फूड कस्टमर्स को पसंद आया है। वेरी सून वर्ड स्प्रेड अबाउट द गुड क्वालिटी फूड सर्व्ड इन द ट्रेडिशनल वे। तो दोनों चीजें पसंद आ रही है लोगों को, तो ट्रेडिशनल वे और आप अच्छी क्वालिटी का फूड भी सर्व कर रहे हैं। गिरिराजन एक्सपांडेड ऑपरेशन रिक्रूटिंग 10 एम्प्लॉइज ऑल तमिल्स, तो वो समझते हैं फूड के बारे में, तो उनको उन्होंने रिक्रूट कर लिया है। 6 months later, Girirajan realized that a lot of Kannadiga and Telugu customers started visiting the restaurant along with their Tamil friends. तो जो तमिल फ्रेंड्स थे उनके साथ साथ उन्होंने भी आना शुरू किया। One day, a Kannadiga customer looking for Devanagari Banna dosa suggested that it may not be a bad idea for Girirajan to serve Karnataka and Andhra cuisines along with Tamil। कि एक सजेशन दिया गया जब फ्रेंड्स आना शुरू हुए कि भाई क्यों नहीं आप तमिल फूड तो सर्व कर ही रहे हैं, ऑथेंटिक तमिल फूड, तो आप कर्नाटका और आंध्र क्विजीन को भी शामिल कर लीजिए। विद टाइम द पॉपुलैरिटी ऑफ द रेस्टोरेंट केप्ट सोअरिंग। एज अ रिजल्ट अ लॉट ऑफ मलैज, इंडोनेशियंस एंड चाइनीज स्टार्टेड विजिटिंग द रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट की जो पॉपुलैरिटी है वो कंट्री के रेंज जिसको हम कहते हैं उससे बाहर निकल के अदर कंट्री के जो लोग हैं उन तक भी पहुंच चुकी है। हिज सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेंड एडवाइज्ड टू केटर टू कस्टमर्स ऑफ ऑल नेशनैलिटीज। केवल आप इंडियन एंड स्पेशली भी आप तमिल को ही फोकस कर रहे हैं फूड को, क्यों ना अदर नेशनैलिटीज पर भी हम टारगेट करें। डिस्पाइट हिज डिजायर टू गो ग्रैंड, वो जाना तो चाहते। गिरिराजन रियलाइज दैट ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू गेट एक्स्ट्रा स्पेस एनीवेयर इन सिंगापुर एंड बैंक्स वर आल्सो रिलक्टेंट टू लेंड। मतलब उनको जगह, क्योंकि उन्हें मालूम है जब कस्टमर बेस बढ़ेगा, आप नई क्विजीन शामिल करेंगे, पॉपुलैरिटी होती है तो आपको उसके हिसाब से स्पेस भी चाहिए होता है। आपके पास पैसा नहीं है और बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है। One day while assessing the business, he realized that the restaurant had 90% occupancy rate during peak hours। तो peak hours में तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए फुल हो गया है। 40% during the non peak hours। इस ड्यूरेशन में हम कुछ कर सकते हैं। बोथ फिगर्स वर इंक्रीजिंग विद टाइम। तो बहुत जल्दी एक समय आने वाला है जब ये 90% ऑक्यूपेंसी रेट जो है पीक आवर्स में 100% को टच कर जाएगी। तब हम क्या करेंगे, ये भी एक इशू है। एक्सपांड करना चाहते हैं, नए क्विजीन्स को शामिल करना चाहते हैं, स्पेस नहीं है, स्पेस के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। क्या कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन, इंक्लूड कर्नाटका एंड आंध्र क्विजीन्स इन द मेन्यू। ये थोड़ा आर्बिट्ररी होगा क्योंकि अब आपके यहाँ पर कर्नाटका क्विजीन को पसंद करने वाले लोग भी हैं, आंध्रा वाले भी हैं, चाइनीज भी हैं, इंडोनेशियन भी हैं, मलय भी हैं, तो किसी को आर्बिट्रली सेलेक्ट करने लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि पीक आवर्स में स्पेस ही नहीं है हमारे पास में। अगर हमने क्विजीन शामिल कर लिया और जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि मान लीजिए और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलेगी, लोग आना शुरू होंगे, तो आप उन्हें बिठाएंगे कहाँ पर, आपके पास जगह ही नहीं है। तो इनफैक्ट ये हो सकता है आपकी थोड़ी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, थोड़ा सा जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो नेगेटिव फीडबैक में बदल सकता है कि भाई यहाँ जगह ही नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो ये समझदारी नहीं होगी। एंड विद द सेम रीजन हम सेकेंड ऑप्शन को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, कीप द फोकस ऑन तमिल फूड ओनली विद एन इंक्रीज फोकस ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट।
जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ा चैलेंज जो है, वो आपके पास स्पेस नहीं है और स्पेस के लिए पैसा नहीं है। तो फिर क्या करें, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन, या तो उसका कोई सोल्यूशन मिले, और अगर उसका सोल्यूशन नहीं मिले तो हम जो अभी सर्व कर रहे हैं वो करते रहें, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करते रहें। मे बी थोड़ा थोड़ा हम पैसा अपना बचाएं और उस पैसे से फिर हम कोई और जगह लेके और उस बिजनेस को एक्सपांड करें। यस, ये समझदारी होगी। इस ऑप्शन को हम रख लेते हैं एक बार। एक्सपांड टू इंक्लूड इधर कर्नाटका एंड आंध्र क्विजीन्स और इंडोनेशियन एंड चाइनीज क्विजीन्स। अगेन एक्सपांड कहां से करेंगे, जगह ही नहीं है, और कौन सी क्विजीन लेंगे, ये एक और इशू हो गया है। इंक्लूड कर्नाटक एंड आंध्र क्विजीन एज वेल एज इंडोनेशियन क्विजीन, सारा ले लेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही जगह नहीं बचेगी। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा थर्ड ऑप्शन के अलावा, और इसे हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिराजन स्टार्टेड एनालाइजिंग हिज क्वार्टरली कस्टमर डेटा टू एसेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, डेटा एक बार हम चेक करना चाह रहे हैं। ही डिस्कवर्ड दैट 20% ऑफ हिज कस्टमर्स आर कर्नाटकस and many of them were requesting for a few Karnataka dishes. 20% कस्टमर बहुत बड़ा नंबर होता है, और वो ये नहीं करे कि आप प्रॉपर कर्नाटका डिशेस सारी कर दें, एटलीस्ट कुछ तो आप शुरू करें। He was not sure if it was a good idea to serve Karnataka. He wanted to experiment before taking the final call. Which of the following options will be worth experimenting in the next fortnight? एक बार एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं एक फाइनल कॉल लेने से पहले। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, या तो ये हो सकता है कि आप कुछ डिशेस सर्व करना शुरू करें, लोगों का रिस्पांस देखें, कैसा रिस्पांस आ रहा है, क्या उन्हें वो फूड पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसके बाद आगे हम इस बारे में कोई बात थोड़ा डेप्थ में जाके सोचेंगे, कुछ और सिंसियरली सोचेंगे, कुछ और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रायल रन के रूप में आप कुछ डिशेस सर्व कर सकते हैं। इंक्लूड अ कर्नाटका फूड डे एवरी वीक टू प्लीज द कनाडिगा कस्टमर्स। नाउ कनाडिगा कस्टमर को प्लीज करने का काम नहीं करना, हमारा फोकस होना चाहिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रो करना। और हर वीक हम डिश अगर लॉन्च कर भी दें और मान लीजिए फूड अच्छा नहीं हुआ तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो फुल फ्लेजेडली एक वीक डेडिकेट करना, एक दिन डेडिकेट करना एक वीक में, वो शुरुआत में मैं कहूंगा समझदारी नहीं होगी। पहले एक बार पता तो चले कि हमारे फूड को वो पसंद भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो कि कर्नाटका क्यूजीन से है। तो इसीलिए ये ऑप्शन को हम एक बार रिजेक्ट कर सकते हैं। रिक्रूट अ फ्यू कनाडिका वेटर्स टू इंटरेक्ट विद कनाडिका कस्टमर्स। यहाँ इशू कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन का नहीं है, इशू है वो ये चाहते हैं कि आप फूड शुरू करें उनका, आप उस फूड को शुरू कैसे करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, वो है। तो वेटर्स को रिक्रूट करने से पर्पस सॉल्व नहीं होगा। रीनेम अ फ्यू तमिल डिशेज एज कर्नाटका डिशेज, ये तो एक तरह से चीटिंग भी हो गई, और आपका कस्टमर इतना स्मार्ट तो है कि वो पता कर लेगा कि कौन से डिश क्या है, ये तो और उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। सर्व कर्नाटका डिशेस एज एंड व्हेन रिक्वेस्टेड बाय कस्टमर्स विदाउट द मेन्यू डिस्प्लेइंग दीज डिशेस। आपने अगर डिस्प्ले नहीं किया तो कस्टमर को तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये डिश है भी या नहीं है। फिर उन्होंने कौन सी डिश मांग ली, मान लो उन्होंने कोई डिश मांग ली, आप उसको तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये समझदारी नहीं होगी। डिश तो वही सर्व करें जो आपको जिसने आपने तैयार कर रखा है, जिसके बारे में आपको पता है कि हाँ मेरा ये फूड क्वालिटी बहुत अच्छा है और लोगों को पसंद आना चाहिए, तो ये भी सलाह नहीं होगी। एड अ फ्यू कर्नाटका डिशेस टू द क्यूजीन एंड डिस्प्ले दीज इन अ सेपरेट मेन्यू। यस, कुछ कर्नाटका डिशेस को आप ऐड कर लीजिए, सेपरेट मेन्यू में उनको डिस्प्ले कर लीजिए, ताकि जो इंटरेस्टेड हो कर्नाटका डिशेस के लिए वो एक बार उसको ऑर्डर करें। और क्योंकि हम कुछ के साथ शुरुआत कर रहे हैं, एक बार हम डिश लॉन्च करके देखते हैं, लोगों का फीडबैक देते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, एंड देन अगर सब कुछ अच्छा रहा तब हम फुल फ्लेजेड प्लान करेंगे उस डिश को अपने उसमें ऐड करने का। सो फिफ्थ ऑप्शन डेफिनेटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, गिरिराजन एक्सपेरिमेंटेड विद कर्नाटका फूड फॉर अ फोर्टनाइट। चलिए एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। He collected sales data for Karnataka food along with the trend of overall sales for the last 7 days. Overall sale और कर्नाटका फूड में जो सेल हुई है उसका डेटा उन्होंने कलेक्ट किया। Which of the following data sets, if true, will give Girirajan greater confidence to continue serving Karnataka food? Figures below represent Karnataka food sales as percentage of total sales. अगर 100 रुपए की सेल हुई है और मान लीजिए कर्नाटका फूड सेल उसमें हुई है 10 रुपीज की, तो हम कहेंगे 10% सेल्स कर्नाटका फूड से आई है टोटल सेल्स, और 7 दिन का डेटा कलेक्ट किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब हर दिन जो सेल हुई है उसका रेस्पेक्टिवली इतना परसेंटेज ना। 14, 15, 16 ये परसेंटेज इंक्रीज तो हो रहा है, पर इससे ये हमें नहीं पता चल रहा कि ओवरऑल सेल भी इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई है। बट आगे लिखा हुआ है विद टोटल सेल्स ट्रेंड इंक्रीजिंग बाय 0.4%। इसका मतलब है आपकी ओवरऑल सेल्स भी बढ़ रही है और हर दिन
आपके जो कर्नाटका फूड की सेल्स हुई है उसका पार्ट या उसका कंट्रीब्यूशन इन द ओवरऑल सेल वो भी बढ़ रहा है, और ये बड़ा ग्रेजुअली एक लीनियर वे में बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस देता है कि भाई पहले दिन टोटल सेल्स का 14% हुआ, अगले दिन ओवरऑल सेल्स बढ़ गई और उस बढ़ी हुई सेल्स का 15% कर्नाटका फूड सेल्स ने किया है। इसका मतलब शायद लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ये ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। सर्टेनली ये हमारा आंसर हो सकता है। 2020 विद टोटल सेल्स ट्रेंड्स इंक्रीजिंग बाय 0.4%। टोटल सेल बढ़ रही है, यस, उसका 20%, मतलब कर्नाटका सेल्स का कंट्रीब्यूशन कांस्टेंट है ना परसेंटेज वाइज, बट वैल्यू वाइज तो ये बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि टोटल सेल्स भी बढ़ गई और आपका, क्योंकि टोटल सेल्स बढ़ गई और आप 20% मेंटेन करके चल रहे हैं तो आपकी वैल्यू भी बढ़ गई, तो इंक्रीज तो यहां भी हो रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन हम सेकंड के मुकाबले प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर दो फायदे हो रहे हैं, ओवरऑल सेल्स भी बढ़ रही है और आपका परसेंटेज शेयर भी बढ़ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन सेकंड के मुकाबले ज्यादा प्रेफरेबल होगा। 50, 47, 44, 40, 47, 45, 40 विद टोटल सेल्स ट्रेंड रिमेनिंग सेम। फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी ये ज्यादा आ गया कभी कम आ गया, सेल्स नहीं बढ़ रही है, मतलब कस्टमर डाउटफुल है। आपका ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज्यादा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं दे रहा है। 45, 44, 43, 42 ये तो इनफैक्ट रिड्यूस होता जा रहा है, कर्नाटका सेल्स का शेयर रिड्यूस होता जा रहा है। एंड ओवरऑल ट्रेंड्स ट्रेंड जो है वो बिल्कुल सेम है, तो मतलब कर्नाटका प्रोडक्ट की जो सेल है वो कम हो रही है, ये तो समझदारी नहीं है। 20, 50, 10, 45 बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है और ओवरऑल सेल्स भी डाउन जा रही है। सो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। श्याम प्रिपेयर्स एंड सेल्स पिपिंग हॉट पूरी एंड सब्जी ग्रेवी from 7 a.m. to 9 a.m. both inclusive through a stall at XLRI campus. Presently, he has just a single oven which can do only one job at a time. It takes 30 minutes to cook one handi, a large bowl of sabji sufficient for 12 customers. तो अगर हम एक हांडी यहाँ तैयार कर रहे हैं, उसको तैयार करने में 30 मिनट लगेगा और ये सफिशिएंट है 12 कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। It takes him 10 minutes to prepare 2 plates of puri at a time. While the cost of plate of puri sabji is ₹10, the price is ₹25। तो कॉस्ट गिवन है, प्राइस गिवन है, तो पर प्लेट 15 रुपीज का इनको प्रॉफिट हो रहा है। 2 प्लेट पूरी की तैयार करने का मतलब हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि 2 कस्टमर को हम सर्व कर सकते हैं। पूरी स्टेज हॉट फॉर ओनली 5 मिनट्स आफ्टर प्रिपरेशन, वाइल सब्जी स्टेज हॉट फॉर 30 मिनट्स ओनली। एक बार बनाया 30 मिनट लगा, फिर 30 मिनट तक वो गर्म रहेगी। इट टेक्स 10 मिनट्स टू रीहीट द सब्जी विच स्टेज हॉट फॉर अनदर 30 मिनट्स, मतलब अगर आपने उसको रीहीट किया 10 मिनट लगेंगे, फिर 30 मिनट तक वो गर्म रहेगी। If he brings a handi of hot sabji from home, the transport would cost him ₹50। It can also stay hot for 30 minutes excluding the transportation time। तो घर से भी सब्जी बना के ला सकते हैं। Currently every 20 minutes 5 plates are ordered। All unsold quantities are distributed at cost आफ्टर 9:30 AM। दैट मीन्स कहीं किसी तरह का कोई लॉस तो हमें नहीं हो रहा है, एटलीस्ट कॉस्ट पर तो हमारा प्रोडक्ट निकल ही रहा है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ पूरी सब्जी श्याम कैन सेल इन द फर्स्ट आवर ऑफ बिजनेस। नाउ हमारा फोकस है फर्स्ट आवर ऑफ बिजनेस पे, दूसरा है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेट्स हमें यहाँ पर सेल करनी है, तीसरा क्योंकि हमारा जो टाइमिंग लगना है वो फिक्स है हर एक चीज़ का रीहीट करने का, तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने 1 आवर को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10 मिनट लग रहा है 2 प्लेट पूरी बनाने के लिए, हम 10 मिनट्स के 6 इंटरवल्स यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि जो सब्जी है उसकी एक हांडी हम घर से करके लेके आए तैयार, सो दैट हम 12 कस्टमर्स को तो हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अवन एक ही है तो फर्स्ट 10 मिनट में वो 2 प्लेट पूरी की बनाएंगे, यानी 2 कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। फिर 2 प्लेट पूरी की बनाएंगे, अगेन 2 प्लेट पूरी की बनाएंगे। नाउ यहाँ तक क्या हुआ है, 30 मिनट गुजर चुके हैं, तो वो जो सब्जी हम घर से लाए थे वो अभी तक हॉट थी, पर अब उसे रीहीट करने की जरूरत है। तो अगले 10 मिनट में हमें उसे रीहीट करना पड़ेगा। अब वो अगेन फॉर अनदर 30 मिनट्स वो गर्म रहेगी। फिर हम क्या करें, नेक्स्ट 10 मिनट्स में 2 प्लेट हम बनाएं पूरी की और 2 प्लेट हम बनाएं पूरी की। तो मैक्सिमम हम कितने कस्टमर्स को कैटर कर सकते हैं या कितने नंबर ऑफ प्लेट्स पूरी सब्जी की हम सेल कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 2, 10। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम्स पूरी सब्जी बिकेम फेमस। नाउ ही गेट्स 5 orders per 10 minutes and has invested in an additional oven, as he is working alone on both the ovens simultaneously. Now in any one oven it takes him 45 minutes to cook 1 handi of sabji
15 minutes for 2 plates of puri and 15 minutes to reheat the sabji. He can bring only one handi from home. What will be his maximum daily profit? Now हमें उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। 2 आवर्स का हमारे पास टाइम है। एक हांडी जो है वो हम घर से ला सकते हैं। अब हमारा ये जो पूरा क्वेश्चन है ये 15 मिनट्स के मल्टीपल में चलेगा। हाँ, अब हमारे पास 2 अवन है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर 15 मिनट्स के हम 8 स्लॉट्स एक तरह से यहां बना लेते हैं। तो ये टोटल हमने यहां 8 स्लॉट्स बना लिए हैं ना। सबसे पहले क्या हुआ है, वो एक हांडी अपने घर से लेके आए और वो हांडी कितनी देर तक गर्म रहेगी उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। 30 मिनट्स तक वो हांडी गर्म रहेगी। तो 30 मिनट्स तक वो जो हांडी घर से लेके आए हैं, जो सब्जी है उसके अंदर वो अपने जो पूरी है वो सेल कर सकते हैं। कितनी पूरी सेल कर सकते हैं? यहां पर उनके पास 2 अवन है। लेट अस से अवन 1 हम यहां लिख देते हैं और अवन 2 हम यहां पर लिख देते हैं ना। अब उनकी कोशिश क्या होगी कि साइमल्टेनियसली वो ऑपरेट कर रहे हैं तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें अपने टाइम का। तो सबसे पहले वो एक काम करें, 2 प्लेट पूरी यहां बना ले। तो 2 प्लेट पूरी यहां बना ली। यहां पर भी वो 2 प्लेट पूरी बना सकते हैं, यहां पर भी वो 2 प्लेट पूरी बना सकते हैं। तो 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। 8 प्लेट अभी तक उन्होंने सब पूरी की बना ली है। अब क्या होगा, उन्हें रीहीट करना पड़ेगा क्योंकि वो 30 मिनट तक ही गर्म रह सकती है सब्जी जो घर से लेके आए थे। तो एक जगह तो उन्हें रीहीट करना होगा, तो 15 मिनट उसमें चले गए। नाउ पैरेलल में वो यहां पर 2 पूरी डेफिनेटली बना सकते हैं क्योंकि जब तक वो रीहीट हो रही 15 मिनट में तब तक वो अपनी पूरी बना लें और रीहीट होते ही वो सर्व कर दें। तो अब तक 10 प्लेट्स यूज हो चुकी हैं। अभी भी यहां पर 2 प्लेट के लिए सब्जी बची है, तो वो एक काम करें, यहां पर 2 प्लेट वो और सर्व कर दें। तो टोटल जो फर्स्ट हांडी जिसमें 12 कस्टमर्स को वो केटर कर सकते थे वो रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई। अब वो क्या करें, यहां पर सब्जी बनाना शुरू करें। तो नाउ सब्जी बनाने में 45 मिनट्स लगेंगे। तो यहां पर ये जो 3 पार्ट्स हैं उसमें वो सब्जी बना रहे हैं 45 मिनट्स। यहां पर वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए उन्होंने यहां पूरी बना भी ली तो वो सिर्फ 5 मिनट ही गर्म रह पाएगी। तो ये पार्ट वो होगा जब वो खाली बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे इस अवन पे। अब यहां पर क्या होगा, वापस वो 2 प्लेट अपनी पूरी बनाएंगे क्योंकि जैसे ही ये सब्जी तैयार होगी ये पूरी भी तैयार हो जाएगी और वो कस्टमर को अब वो सेल कर सकते हैं। और अब दोनों ही अवंस पे वो पैरेलल में 2-2 पूरी तैयार करेंगे क्योंकि ये सब्जी हाफ एन आवर तक हीटेड रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट के अंदर अंदर हम ये सारी सब्जी को यूज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली ये हमारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। केवल एक जगह एक अवन पे वो कोई काम नहीं कर पा रही। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है उनका डेली मैक्सिमम प्रॉफिट, कुल कितनी प्लेट पूरी सब्जी उन्होंने सेल की है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 प्लेट। नाउ 22 प्लेट जब उन्होंने पूरी सब्जी सेल की है तो यहां पर हम क्या बात कहेंगे कि हर एक प्लेट पर उन्हें कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 15 रुपीज का। 10 रुपीज बनाने के और 15 रुपीज इनके 25 रुपीज सेल करने के। तो 15 रुपीज पर प्लेट इन्हें फायदा हो रहा है। जो बच गई है पूरी वो तो ऑन कॉस्ट चली गई है तो उसमें हमें प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है। तो यहां टोटल प्रॉफिट होगा 330 रुपीज का। पर ध्यान रखना है हम एक सब्जी की हांडी घर से लेके आ रहे हैं और जब हम सब्जी की हांडी घर से लेके आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में 50 रुपीज भी हमें देने पड़ेंगे। उस 50 रुपीज को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 280 रुपीज। सेकेंड ऑप्शन हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। श्याम स्टॉल वाज बिकमिंग पॉपुलर बाय द डे, नाउ ही गेट्स 5 कस्टमर्स एवरी 10 मिनट्स। तो कस्टमर तो बढ़ गए हैं। आफ्टर बाइंग अ सेकेंड अवन ही एम्प्लॉयड अ हेल्पिंग हैंड अमन एट द रेट ₹100 फॉर 2 आवर्स। सो एडिशनल कॉस्ट उनकी आ गई है 100 रुपीज की बिकॉज वो 2 आवर्स के लिए अवेलेबल है। अमन कैन कुक 1 हांडी ऑफ सब्जी in 20 minutes or can prepare 3 plates of पूरी in 10 minutes। अगर हम कंपेयर करें शाम के मुकाबले तो शाम को एक हांडी को प्रिपेयर करने में 30 मिनट लग रहे हैं, इन्हें कितने टाइम लग रहा है, 20 मिनट। वो 10 मिनट में 2 प्लेट पूरी की तैयार करते हैं जबकि ये 10 मिनट में 3 प्लेट पूरी की तैयार करते हैं। तो डेफिनेटली ये उनके मुकाबले इफेक्टिव तो है। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रीहीट टाइम फॉर सब्जीज 10 मिनट्स। ये तो जो नॉर्मली हमें पहले गिवन था
वही है कि रीहीट में कहीं कोई फर्क नहीं आया है। नन ऑफ देम कैन वर्क ऑन बोथ द ओवन्स साइमल्टेनियसली, तो एक पर्सन एक ही अवन पे काम कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल हेल्प श्याम मैक्सिमाइज हिज डेली प्रॉफिट इफ ही डज नॉट ब्रिंग सब्जी फ्रॉम। नाउ यहां एक बात बहुत क्लियरली मेंशन की गई है दैट नन ऑफ देम कैन वर्क ऑन बोथ द ओवन्स साइमल्टेनियसली। प्रीवियस क्वेश्चन से चीजों को हमें रिलेट नहीं करना है, यहां हमें ये मान के चलना है कि जो पर्सन है उनको अगर वो लेके आए हैं, अवन उन्होंने खरीदा है, तो अब वो पर्सन एक अवन पे काम करेगा और एक आप एक अवन पे काम करें। क्वेश्चन में ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल हेल्प श्याम मैक्सिमाइज हिज डेली प्रॉफिट इफ ही डज नॉट ब्रिंग सब्जी फ्रॉम। घर से सब्जी लेके नहीं आए हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा? जब हम अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमम वे में यूटिलाइज करेंगे। नाउ यहां पर 10 का मल्टीपल चल रहा है और टोटल 2 आवर्स हैं। हम एक काम यहां कर सकते हैं, 10 के मल्टीपल के हम 2 यहां पर अगर हम बनाना चाहें 2 अवन के हिसाब से तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये हमने 12 स्लॉट्स बना लिए हैं 10-10 मिनट के। ये अवन 1 है, लेट्स से अवन 1 पे काम कर रहे हैं अमन, और शाम जो है वो काम कर रहे हैं अवन 2 पर। हमें बस देखना है कि अपनी जो एफिशिएंसी है उसको हम 100% यूटिलाइज कर सकें, घर से सब्जी लेके नहीं आए। तो क्या करेंगे? अगर हम अमन की बात करें तो से वो 20 मिनट में सब्जी तैयार करेगी। ये मैंने सब्जी यहां पर इस तरह से लिख दी है। अब ये सब्जी अगले 30 मिनट तक गर्म रहेगी। तो इस दौरान हम क्या चाहते हैं कि जो मैक्सिमम प्लेट्स हैं पूरे की वो भी बन जाए। नाउ क्या हो अगर हम शाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्योंकि इन्हें 20 मिनट्स में तैयार हो गई, या तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम शुरुआत के 10 मिनट में शाम को कोई भी काम ना दें, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनको यूटिलाइज करें। तो एक काम करें, वो भी यहां पर सब्जी बना लें। लेट्स से इसको हम अलग तरीके से लिख रहे हैं ताकि हमें ये ध्यान रहे कि कौन सी सब्जी कब तक गर्म रहेगी। अब ये 10 मिनट में 3 प्लेट पूरी की बना सकते हैं, तो इन्होंने पूरी की 3 प्लेट बना ली है। मैं सर्कल में लिख रहा हूं ताकि ये जो सब्जी है उसके साथ प्रोडक्ट सेल हो रहा है। यहां भी वो 3 प्लेट पूरी बना ले, यहां भी वो 3 प्लेट पूरी बना ले। नाउ यहां 30 मिनट गुजरने का मतलब है ये वाली सब्जी जो 20 मिनट में बनी थी अब 30 मिनट तक ही गर्म रह सकती है। अभी तक 9 प्लेट्स हम सेल कर चुके हैं, दैट मीन्स अभी भी सब्जी 3 प्लेट के लिए बाकी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसे रीहीट कर देंगे। रीहीट करने के बाद ये 30 मिनट तक फिर गर्म रह सकती है, लेकिन हम इसमें से केवल 3 प्लेट ही और पूरी बना के इनको सेल कर सकते हैं सब्जी को। तो यहां पर वो क्या करें, 3 प्लेट पूरी बना लें। तो वो जो सब्जी यहां बनाई थी वो यहां पर आके कंप्लीटली उसके 12 पोर्शंस या 12 प्लेट्स सेल हो चुके हैं। व्हाट अबाउट शाम? ये क्या करेंगे, 2 प्लेट बनाएंगे, यहां पर पूरी की, 2 प्लेट यहां पर पूरी की, 2 प्लेट यहां पर पूरी की। अब तक वो 6 प्लेट बना चुके हैं, बट सब्जी बस यहीं तक गर्म थी। अब क्या करना पड़ेगा, उन्हें सब्जी को रीहीट करना पड़ेगा, और उसके बाद में वो अगेन क्या कर सकते हैं, 6 प्लेट पूरी और बना सकते हैं। तो हम एक काम करें, 2 प्लेट वो पूरी यहां बना लें, 2 प्लेट पूरी यहां बना लें, और 2 प्लेट पूरी यहां बना लें। तो ये वाली जो सब्जी थी, क्योंकि उसके अब तक 6 पोर्शन तो यहां सेल किए गए थे और 6 यहां पर, तो ये टोटल सेल हो गई है। व्हाट अबाउट हियर? यहां पर वो क्या करें, सब्जी बनाए। लेटेस्ट इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 20 मिनट में सब्जी बन चुकी है। अब ये 12 प्लेट्स हम पूरी साथ में बना सकते हैं। तो हम क्या करें, यहां पर हम यूटिलाइज करें कि 3 प्लेट पूरी तो ये बना लें, फिर 3 प्लेट पूरी ये बना लें, और यहां पर भी ये 3 प्लेट पूरी बना लें, तो 9 हो चुकी है। यहां ये 2 प्लेट पूरी बना लें, और यहां पर भी ये 2 प्लेट पूरी बना लें। तो अब तक हमारे पास क्या होगा, 13 पूरी की प्लेट बन चुकी है। लेकिन सब्जी तो हमारी सिर्फ 11 ही यूज होगी, 12 ही यूज होगी, क्योंकि हमारे पास में ये जो सब्जी बनी है ये 12 कस्टमर्स को केटर करने के लिए सफिशिएंट है। तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर हम 1 प्लेट पूरी तो सब्जी के साथ कस्टमर को हम सर्व कर देंगे, और 1 प्लेट पूरी हमारी एक्स्ट्रा बचेगी, वो उसको हम लेटेस्ट से ऑन कॉस्ट सेल कर देंगे। तो यहां पर क्या हुआ है कि हमारा जो यूटिलाइजेशन हुआ है कैपेसिटी का वो मैक्सिमम हुआ है। और ये कब हो पाया है, जब ये सब्जी भी बना रहे हैं, पूरी भी बना रहे हैं, ये भी सब्जी भी बना रहे हैं और पूरी भी बना रहे हैं, और जरूरत पड़ने पर रीहीट भी ये कर रहे हैं। तो हम कहेंगे श्याम एंड अमन विल प्रिपेयर बोथ पूरी एंड सब्जी। नाउ यहां पर हम चाहें तो देख सकते हैं कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी हैवी हो जाएगी। कैसे होगी, टोटल इन्होंने कुल कितनी प्लेट्स
सर्व की है कस्टमर को, हम कहेंगे 36 प्लेट्स सर्व कर दी है, 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे और ये लास्ट में भी 12, एक प्लेट जो थी वो एक्स्ट्रा थी। तो 12 12 12 36 प्लेट्स इन्होंने कस्टमर्स को सर्व कर दी है। एक प्लेट पे इनको 15 रुपए का फायदा हुआ है। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 15 अगर हम करते हैं तो ये हो गया 540 रुपीज का फायदा। इसमें से 100 रुपीज इनको देने पड़ गए अमन को, तो इफेक्टिवली इनके पास अभी भी कितने रुपए बचेगा, 440 रुपीज। अगर हम किसी को भी इंडिविजुअल केवल एक असाइनमेंट दें, मान लीजिए अमन केवल सब्जी बना रहे हैं और श्याम केवल पूरी, या वाइस वर्सा, तो वी विल फाइंड कि जो प्रोडक्टिविटी, जो प्रॉफिट है हमारा, वो इस फिगर को टच नहीं कर पाएगा। हमें अपने डेली प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सो देयरफॉर हम चाहेंगे कि दोनों ही पर्सन साइमल्टेनियसली दोनों काम करें और हम उनकी कैपेसिटी को मैक्सिमम वे में यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। As a newly started organization in the IT sector, Saksha IT is a fast-growing 400 employee organization. Its head Saksha Kumar believes in building an organization driven by humility. Humility का मतलब यहाँ पर हो गया विनम्रता. Which of the following policies would best help him achieve that? Number 1, employees shall in their annual evaluation form be asked to acknowledge 3 of their shortcomings, overcoming which will make them better. Yes, ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ह्यूमिलिटी की बात कर रहे हैं, विनम्रता की बात कर रहे हैं, तो जो पर्सन अपनी वीकनेस, अपनी शॉर्टकमिंग को शेयर करते हैं, उसमें कहीं कोई ईगो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। आपको मालूम है आप में ये कमियां हैं और आप इन कमियों को इम्प्रूव भी करना चाहते हैं, सो दैट आप और अच्छा परफॉर्म कर सके और अच्छे इंसान बन सके। तो वो पर्सन जो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है, वो एक इंडिकेशन है ह्यूमिलिटी का। एम्प्लॉय शैल बी आस्क्ड टू शेयर विद देयर पीयर्स 3 शॉर्टकमिंग्स दे हैड नोटिस्ड अबाउट देयर पीयर्स। दूसरों की कमियां निकालने से आप विनम्र नहीं बनते हैं। इनफैक्ट आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हो सकते हैं, या हो सकता है आप थोड़ा अपने आप को एक सुपीरियर भी मान के चल रहे हो, ये आपको विनम्र नहीं बनाएगा। The immediate superiors would suggest 3 shortcomings their subordinates have to work on in a given period. Again, यहां पर कोई दूसरा आपको बता रहा है कि आपको इस पे वर्क करना है। इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आपको पता है आपको किस पे वर्क करना है और क्या आप उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं या नहीं। Everyone beginning with Saksha shall be asked to share 3 of their weaknesses in a public forum. Now there is no need to go for a public forum. हम बात कर रहे हैं इंप्रूवमेंट की, राइट। आपको अपनी कमियां पता है, आपने अपने इवेल्यूशन फॉर्म में, जो ईयरली इवेल्यूशन फॉर्म है, उसमें आपने अपनी कमियां लिखी हैं, जिन कमियों पे आपको वर्क करना है। इससे फायदा क्या होगा कि हो सकता है इन कमियों के साथ में आपको तो पता है, मे बी एक टीम अच्छी फॉर्म की जा सके, एक दूसरे की आप हेल्प कर सके। तो यहां पर पब्लिक फोरम पे डिस्कस करने से कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। एम्प्लॉय शैल बी आस्क्ड टू ओवरकम 3 शॉर्टकमिंग्स इन द फॉलोइंग ईयर, इंप्रूवमेंट इफ नोटिस वुड अट्रैक्ट रिवॉर्ड्स। ये आपके इंप्रूवमेंट को रिवॉर्ड के साथ लिंक कर रहा है। फोकस हमारा ह्यूमिलिटी पे होना चाहिए। ये भी आंसर नहीं होगा। विदाउट डाउट फर्स्ट ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। प्रिंसिपल महेश्वरी ऑफ बिंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज फेसिंग अ प्रॉब्लम दैट कॉल्स फॉर क्विक एक्शन। शी रिसीव्ड एन एनोनिमस मेल वन डे, possibly from one of the students, complaining about outdated syllabi, mediocre teachers and poor choice of courses on off. तो एक आपके पास anonymous मेल आई है, उनको लग रहा है कि एक स्टूडेंट ने भेजी है, और किस बारे में कंप्लेन हो रही है यहाँ पर कि एक तो आपका सिलेबस जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, दूसरा टीचर्स जो है वो मीडियोकर हैं, इतने एक्सपर्ट नहीं है, और तीसरा जो कोर्सेज आप ऑफर कर रहे हैं उनकी चॉइस वो भी बहुत ग्रेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू द प्रिंसिपल? नंबर 1, she should invite students to discuss any problem openly, one-on-one or in small groups, promise to act on them but firmly condemn the culture of anonymous mails. ना आपको ये मालूम नहीं है कि ये किसी स्टूडेंट ने भेजी है या नहीं भेजी है, तो उसके बिहाफ पे आप कोई एक्शन ये नहीं ले सकते कि आप बुला के उनको वन ऑन वन बात कर रहे हैं। बात करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा है अगर उनके मन में भी कोई बात है तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक तरह से आप उसको कंडेम कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि भाई आप इस तरह से एनोनिमस कॉल मुझे कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सच हो सकता है किसी एक्स स्टूडेंट ने ये चीज भेजी हो, हमें नहीं मालूम है, इसे हम अपना आंसर मार्क नहीं करेंगे। शी शुड अपडेट द स्टूडेंट्स अबाउट द एफर्ट्स द इंस्टीट्यूट इज टेकिंग इन स्प्रूसिंग अप द सिलेबाई, हायरिंग टैलेंटेड फैकल्टी एटसेट्रा, बट मेक नो रेफरेंस टू द लेटर। बिल्कुल ठीक बात है, आप ये कह सकते हैं कि भाई नॉर्मल वे में आप बात करें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फैकल्टी जो है अच्छे फैकल्टी हायर करें, सिलेबस अपडेट करें, फैकल्टी का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम शुरू करना चाहते हैं और हम ये कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने भी ये मेल भेजी होगी, इट विल गिव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट कि ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन जो है वो कोशिश कर रहा है इन एरियाज पे
जरूरी नहीं है कि वो मेल आने के बाद का रिएक्शन मान के चले, वो हो सकता है वो सोचे कि ये इन जनरल वे जो कॉलेज है या जो स्कूल है वो फोकस कर रहा है अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने पर। तो इससे डेफिनेटली यस ये हमारा आंसर हो सकता है। एंड देयर इज नो नीड टू मेंशन द लेटर कि आप एक जनरल वे में बात कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं इन चीजों को इंप्रूव करने की। शी शुड कन्वीन अ मीटिंग ऑफ द फैकल्टी एट द अर्लीस्ट एंड गेट देम टू वर्क ऑन अपडेटिंग द सिलेबाई एंड ऑल्सो अरेंज अ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बट कीप मम अबाउट द लेटर। नाउ इमीडिएटली हमने कहा एक मेल हमारे पास आई, फटाफट हम अपनी जो टीचर्स हैं फैकल्टी उनको बुलाएं और उनको बोलें कि अपना अपडेट करिए सिलेबस, और उसके बाद क्या करें फैकल्टी मेंबर को बोलिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करें, पर उनको ये नहीं बताएं कि क्या हुआ है। आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, पहले पता तो करें कि क्या वाकई में आपका सिलेबस जो है वो आउटडेटेड है, क्या आपकी फैकल्टी मीडियकर है, क्या कोई आपने पैरामीटर यहां पर तय किया है जिसके आधार पर किसी ने एक मेल भेजा और आपने फटाफट एक्शन लेना शुरू कर दिया, ये समझदारी नहीं होगी। इन जनरल आप बोल सकते हैं कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं अपने सिलेबस को भी अपडेट करने की, अपने फैकल्टी नए फैकल्टी हायर करने के लिए हम बिल्कुल अलर्ट हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट इन अ पॉजिटिव वे जाएगा। इन द मीनवाइल आप वाकई में अपनी जो सिचुएशन है उसे पता करें, क्या आपका सिलेबस आउटडेटेड है, क्या आपके फैकल्टी का जो फीडबैक है ओवरऑल, उसके लिए आप कोई मीटिंग कर सकते हैं बच्चों के साथ में, उनका फीडबैक ले सकते हैं, राइट। कोर्सेज में क्या बदलाव हो रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं, फैकल्टी मेंबर से फीडबैक ले सकते हैं, बच्चों से ले सकते हैं। तो ये बात का काम होगा। पहला प्राइमरी कंसर्न क्या है कि एक मेल आई है, एक तरह से आपके सामने कंप्लेन है, आप उस कंप्लेन को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये अभी हमारा आंसर यहां पर नहीं होना चाहिए। She should convene a meeting of the faculty and talk about the letter as a symptom of a deeper malice. Now, where is the deeper malice here? एक नॉर्मल मेल आपके पास है, जेन्युइन मेल हो सकता है, स्टूडेंट ने भेजा जा सकता है, किसी और ने भेजा हो सकता है, आपके सामने एक चैलेंज आया और चैलेंज जो आया वो बड़ा कंसर्न है। स्टूडेंट है, मैनेजमेंट स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं, तो आपसे नहीं कंप्लेन करेंगे, आपसे नहीं बात करेंगे तो किससे करेंगे। तो यहां पर डीपर मेलाइज की तो कोई इशू नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं होना चाहिए। शी शुड इग्नोर द लेटर, नॉट थिंक अबाउट इट एट ऑल। इग्नोर करना प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम है और आपने इग्नोर किया तो इन अ लॉन्गर रन आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसकी इमेज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो डेफिनेटली मैं तो अपना ऑप्शन सेकंड यहां पर एज आंसर मार्क करना पसंद करूंगा।